बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल टेलीविजन की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं वरीशा जुल्फ़िकार और मेरे साथ हैं मोहम्मद कामरान। 26वीं तरमीम सेनेट इंतखाबात, शो ऑफ हैंड और लॉन्ग मार्च। जो सेनेट इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सियासी गर्मागर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पीडीएम तहरीक जिसका आगाज तो हुकूमत के खात्मे के लिए हुआ था, अब इसका पूरा फोकस सेनेट इंतखाबात दिखाई दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से भी अब पहले ही ऐलान कर दिया गया था। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बात करेंगे और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आज हैदराबाद में आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसा होगा और इस हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं और सियासी रहनुमा एक दूसरे पर किस तरह की और क्या क्या बयानबाजी करते रहे, उस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। तो पिछले एक हफ्ते के दौरान दोनों जानिब से, चाहे हुकूमत की बात की जाए या फिर ऑपोजिशन की बात की जाए, किस तरह की बयानबाजी की जाती रही वो आपने देखा। और आज हैदराबाद में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक बार फिर जलसा करने जा रही है। तैयारियां कैसी हैं, कौन कौन आ रहा है, कब तक पहुंच रहे हैं, इस हवाले से मालूमात हासिल करेंगे हमारे ब्यूरो हेड हैं हैदराबाद से इरफान आराई। इरफान, बताइएगा इस वक्त कितनी बड़ी तादाद में वहां पर लोग मौजूद हैं और मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो साहब कब तक पहुंच जाएंगे? मरियम नवाज तो आज शिरकत नहीं कर रही हैं जलसे में। जी बिल्कुल, हैदराबाद में जलसा आम की तैयारियां मुकम्मल होने के बाद कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद पंडाल में दाखिल हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी बजरिया रोड जो है सुपर हाईवे के जरिए वो हैदराबाद पहुंचेंगे। इस वक्त नूरियाबाद बिलावल भुट्टो जरदारी का काफिला क्रॉस कर चुका है। बाईपास पर उनका इस्तकबाल होगा, जिसके बाद वो जाम खान शोरों की रिहाइशगाह पर पहुंचेंगे। तमाम जो पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत है वो वहीं उनका इंतजार कर रही है। जोहराना होगा और पंडाल की जानिब रवाना होंगे। मौलाना फजलुर रहमान भी इस वक्त ठट्टा से रास्ते में हैं और वो भी हैदराबाद जो है पहुंचेंगे, जिसके बाद वो पंडाल की जानिब रवाना होंगे। इस वक्त जो कारकुनान हैं वो पुरजोश हैं। खवातीन पीपल्स पार्टी के तरानों पर रिवायती रक्स कर रही हैं। कारकुनान से हम बात करते हैं, क्या तैयारियां? इंशाल्लाह हमारी फुल तैयारियां हैं। इंशाल्लाह पीटीएम का ये पाकिस्तान का तारीखी जलसा होगा। इस जलसे में इंशाल्लाह ताला न्याजी को घर जाना होगा। बाबा, हम पीएस टेस्ट से आए शजी मेमन जी क़यादत में, चेयरमैन जुल्फ़िकार। जलसे में आप क्या देख रहे हैं? कायदीन इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, हम खड़े इंतजार करेंगे, रात तक करेंगे इंतजार, रात तक। कारकुनान की अगर आप देखें जोश और जज्बा, तो कारकुनान इस वक्त बहुत ज़्यादा पुरजोश है। जो नून लीग की क़यादत है वो भी बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के काफिले में है और खबरों के बारे में बताया जा रहा है कि वो आ रहे हैं। ताहम जो जलसा है यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात हैं वो भी इंतहाई सख्त हैं और कायदीन का भी इंतज़ार है। कारकुनान वॉक थ्रू गेट से आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। 10 से ज़ायद वॉक थ्रू गेट्स मर्दों के लिए, 5 वॉक थ्रू गेट्स खवातीन के लिए लगाए गए हैं। दीगर जो स्टेज के करीब हैं वो भी लगाए गए हैं। खवातीन के लिए एक अलग पंडाल सजाया गया है। खवातीन पीपल्स पार्टी के तरानों पर रिवायती रक्स करती हुई पंडाल में आ रही हैं। जोश है, जज्बा है और अपने कायदीन को सुनना चाहते हैं और कायदीन का इंतजार मौजूद है। वहाँ पर सूरत हाल क्या है, इस बारे में आप हमें बता रहे थे। मजीद भी इस बारे में आपसे जानते रहे। काफिले के मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ये काफिला है जो कि इस वक्त हैदराबाद की जानिब रवा दवा है। इरशाद संजरानी, नुमाइंदा बोल न्यूज, हमारे साथ मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे हासिल कर लेते हैं। इरशाद, बताइएगा काफिला कहां तक पहुंचा है और कब तक बिलावल भुट्टो जरदारी हैदराबाद पहुंच जाएंगे? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है हैदराबाद जलसा जो कि आज हो रहा है पीडीएम का, इस सवाल से वो कराची से रवाना हो चुके हैं। इस वक्त वो हैदराबाद के करीब पहुंच चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का हर जगह पर वालियान इस्तकबाल किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मुराद अली शाह उनके हमले हैं। जरदारी को सुबह 10 बजे रवाना होना था, लेकिन अचानक उनके शेड्यूल में तब्दीली की गई थी। वो तकरीबन 12:15 बजे तक यहाँ कराची से रवाना हुए, अभी रवाना दवा है और कुछ देर के बाद जो है हैदराबाद में बाकायदा वो पहुंच जाएंगे। हैदराबाद में उनके इस्तकबाल के लिए वज़ीर इत्तलात से जाम खान शोरो और शजील मेमन समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेर रहमान और मरकजी सदर वहाँ पर मौजूद हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है पीडीएम और दीगर जो पीडीएम की क़यादत जाम खान शोरो के घर पर जो इकट्ठी होगी वहाँ। ठीक, इरशाद, आपने हमें अपडेट किया। मजीद भी गाहे गाहे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्र। मिशन का सिलसिला नाजरीन आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चीफ न्यूज ऑफिसर हैं फैसल अजीज खान। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। और हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन है जमील फारूकी। जमील, आपका भी शुक्रिया। फैसल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज हैदराबाद में जलसा करने जा रही है। अगर ये
ये सबसे बड़ा जलसा भी हो जाए, जितने भी जलसे अब तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से किए गए हैं, तब क्या हो जाएगा? क्या हुकूमत प्रेशर में अब आ पाएगी? देखिए, प्रेशर तो मुझे नहीं लगता किसी किस्म का प्रेशर अब अपोजिशन के इस इत्तेहाद की जानिब से बिल्ड हो सकता है। बस चूंकि अनाउंस किया गया था कि हैदराबाद में जलसा होना है, इसलिए जलसा हो रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेसिकली अपने लोगों को, अपने कारकुनों को मुतहरिक करने की एक कैंपेन जो है वो उसमें कामयाब हो जाएगी, मुतहरिक कर लेगी चीज़ों को। सेनेट के इंतखाबात के सामने आने के बाद या उससे पहले भी जो हम देखते रहे, पीडीएम के जलसों के अंदर ऐलानात हुए, बड़े बड़े ऐलानात हुए, इस्तीफ़ों के ऐलानात हुए, तारीख़ें दी गईं, इमरान खान हुकूमत से चले जाएंगे, इस्तीफ़ा दे देंगे, उन्हें निकाल देंगे। वो सारी बातें जलसों की तकारीर तक ही महदूद रहीं। जलसों की तकरीरों से बाहर आकर स्क्रीन और अखबारों के अंदर छपती रही, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो सका। अब वो सिनेरियो ये है कि पीडीएम ने ऐलान किया है कि हम मुत्तहिद होकर सेनेट में इलेक्शन लड़ेंगे और हुकूमत को जो है शिकस्त देंगे। अब सेनेट के अंदर जो आज भी तकरीरें जो होंगी, वो तकरीरें जो सेनेट के इंतखाबात से मुताल्लिक हुकूमत की जो हिकमत अमली है उसके ऊपर तनकीद जो कर रही है पीडीएम के रहनुमा, उसी से मुताल्लिक होंगी। और कराची में जो गहमा गहमी है वो इससे मुताल्लिक नहीं। पिछले 2-3 दिन जो है कराची के अंदर लोग आते रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ कराची के होटलों के अंदर हैं, गेस्ट हाउसेस के अंदर हैं, डिफेंस में मुख्तलिफ घरों के अंदर हैं। वो कोई भी हैदराबाद में जलसे की शिरकत के हवाले से डिस्कशन के अंदर नहीं है। वो इस डिस्कशन के अंदर है कि मैंने किसको वोट देना है। हैदराबाद भी जाएंगे लोग, बहुत सारे लोग कोयटा से तशरीफ़ लाए हुए हैं, बहुत सारे लोग केपी से तशरीफ़ लाए हुए हैं। सबका फोकस इस बात के ऊपर है कि मेरे पास वोट है या हमारे पास इतने वोट हैं, कौन ख़रीदार है, किसने वोट चाहिए, किसे वोट लेने, ये वाला कैंपेन, ये वाला माहौल चल रहा है। इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इस जलसे से सिर्फ फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। आपने जो नाम सुने, जो हमारे रिपोर्टर्स ने बताया, सिंजरानी साहब ने बताया, इरफान अराई ने बताया, जो 2-3 नाम वो ले रहे हैं उन सब के ऊपर नैब के केसेस हैं। शर्जील मेमन साहब नैब के केसेस है, जेल से आए हैं। शोरो साहब नैब के केसेस हैं। स्नार्कल का 50 करोड़ का केस है और बहुत सारे केसेस हैं। तो पीपल्स पार्टी वो लोग जो कि भागे हुए हैं या छुपे हुए हैं या जमानत पर हैं या जेल से बाहर निकले हुए हैं, उनकी कमेटी बनाकर उनके जो लोग हैं, और जो एक साहब भी बात कर रहे थे कि मैं शर्जील मेमन के साथ जो है वो यहाँ पर आए हुए जलसे के अंदर, तो अपने लोगों को जो है मुतारिक कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज एक बार फिर करेंगे, लेकिन अब इससे पहले हम फैसल अजीज साहब से बात कर रहे थे। फैसल साहब आपकी जानिब भी आएंगे, लेकिन जमील फारूकी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जमील, इस वक्त जो राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू की, उनका यही कहना है कि हम जो तहरीक लेकर आगे बढ़े हैं, उस तहरीक का मकसद यही है कि हम हुकूमत का खात्मा चाहते हैं, भले उसके लिए हमें कितने भी लॉन्ग मार्च करने पड़े, कितना भी वक्त लगे। अगर इतना वक्त लगेगा तो फिर तो 2023 आ जाएगा और हुकूमत ऑटोमेटिकली चली जाएगी। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू को गुफ्तगू कहना बहुत बड़ा गुनाह होगा। जिस तरह के जुमले वो इस्तेमाल करते हैं वो शायद टीवी पे ऑन एयर भी नहीं हो सकते। अभी तमाम पैनलिस्ट भी सुन रहे होंगे और जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए वो रिपीट भी नहीं किए जा सकते। लेकिन उससे पहले हम जरा ये चेक कर लें, ये पीडीएम है क्या? ये पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है या पीडीएम सिर्फ फड्डा डालो मूवमेंट है कि इनको रिलीफ दिया जाए? मतलब ये बेवकूफ बना रहे हैं, तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं? चाहे पीडीएम हो या गवर्नमेंट हो। स्टार्टिंग फ्रॉम मियां नवाज शरीफ, अगर मियां नवाज शरीफ साहब से ही हम शुरू कर लें तो जिस वक्त लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया था या फैसला दिया था कि वो जा सकते हैं इलाज करवाने के लिए, एक ओपन एंडेड अब तमाम तर डिसीजन लेने का था प्रोसिक्यूटर के पास कि वो जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट में और उस फैसले को चैलेंज कर सकते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब को हम बाहर नहीं जाने देंगे, नहीं गए। उसके बाद अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा बार बार ये कहती हैं कि टेलीफोन आया है मुझे और हमें टेलीफोन्स आ रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेटिंग के हवाले से तरमीम में उनका साथ दिया जाए, तो उन्होंने नाम क्यों नहीं लिया? और अगर उन्होंने नाम नहीं लिया तो ये कौन सा इत्तेहाद है कि बिलावल भुट्टो जरदारी कल बैठकर कहते हैं कि DGISPR जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं? तो इनके आपस के इत्तेहाद का आप जो शख्साना है उनको आपको खुल के नजर आ जाएगा। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, आज से 4 दिन पहले आसिफ अली जरदारी साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस ट्रायल हुआ, 8 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन का केस था। उस केस के ऊपर उनको जमानत मिली है और हैरत की बात यह है कि नैब ने उसमें बिल्कुल मुखालफत नहीं की है। वो नैब जो हमेशा से मुसलसल ये
अब चैलेंज लेने के लिए तैयार बैठा है कि हम लूटी हुई रकम वापस लाएंगे। वो चैलेंज लेने के लिए तैयार बैठा है कि हमने यहां से भगोड़ों और लुटेरों को बाहर नहीं निकलने देना। उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उस प्ली के अगेंस्ट चैलेंज ही कबूल नहीं किया। तो ये किसको रिलीफ दे रहे हैं? और मेरी इस्लामाबाद के अंदर ये पावर कॉरिडोर्स हैं, यहां पर एक बहुत बड़ी हुकूमती शख्सियत के साथ बात हुई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमने बड़ी तरीके के साथ मैनेज कर लिया है। इनके आपस के अंदर तो इत्तेहाद है नहीं, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं और गवर्नमेंट किसको बेवकूफ बना रही है? रोजाना कहते हैं कि हमने एनआरओ नहीं देना, रोजाना कहते हैं कि हमने लूटी हुई दौलत वापस लानी है, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठे हुए हैं कि नैप हमारा आजाद इदारा है, इसने लोगों से पैसे छीन के निकलवा लेने हैं। रोजाना इनके यही दावे होते हैं जिसको वो खुद बैठ के चैलेंज कर रहे होते हैं पब्लिक में बैठ के कि हमने तो नहीं जाने देना, और इधर बैठ कर रिलीफ दे रहे हैं। और रिलीफ लेने वाले पब्लिक को ये आगे बढ़ा रहे हैं, ये बताने के लिए कि हम जो कर रहे हैं पब्लिक के लिए कर रहे हैं। जमानत की अभी जमील भी बात कर रहे थे और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ भी अस्पताल पहुंच चुके हैं, तो क्या समझते हैं इस चीजों को हम इत्तफाक ही समझें कि ये कौन से कोइंसिडेंस ही है? नहीं, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें बहुत प्लान करके बहुत उम्दा तरीके से डिज़ाइन करके होती हैं और वो नज़र आ रही होती हैं। पहले तो छुप जाती थी, पता नहीं चलता था, अब तो बिल्कुल पता चलती हैं। नैब का ये फैसला, नैब के प्रोसिक्यूटर का ज़मानत की मुखालफत ना करना, मतलब क्यों ना करना? एक तरफ हुकूमत का नैरेटिव है, दूसरी तरफ चेयरमैन नैब का नैरेटिव है, उनके एक्शंस हैं, और तीसरी तरफ खामोशी है प्रोसिक्यूटर की अदालत के अंदर। तो ये तो कुछ डिज़ाइन सा फील होता है। एक और अहम बात यह है कि हुकूमत और बहुत सारे ऐसे हलके चाहते हैं कि हुकूमत भी रहे, जमहूरियत भी रहे, सिस्टम भी चलता रहे। इस सारे चीज़ों को चलाने के लिए, इसी रफ्तार से चलाने के लिए, थोड़ी थोड़ी स्पीड में बेहतरी लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सूबे मुस्तहकम रहें। अगर सूबे मुस्तहकम रहें तो इसका मतलब है सिंध की हुकूमत भी मुस्तहकम रहे। बेशक मुराद अली शाह साहब के ऊपर कई रेफरेंसेस हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब के ऊपर रेफरेंसेस हैं, बिलावल साहब भी मतलूब हैं, उनकी फुप्पो भी मतलूब हैं, इर्द गिर्द के सारे ब्यूरोक्रेट, 500 से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि करप्ट हैं, नैबज़दा हैं, उन्हें निकाला जाए, निकाल दिया जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नैब में रहे, जेल में रहे, वापस आए और वापस आने के बाद प्रमोट होकर सीट्स के ऊपर बैठे हुए हैं। ऐसे ही उनकी कैबिनेट के अंदर लोग हैं। तो अब अगर कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसके तहत अगर पीपल्स पार्टी पे जोर डाला जाएगा तो सिंध की हुकूमत चली जाएगी, और सिंध की हुकूमत जाएगी तो जमहूरियत को खतरा हो जाएगा, जमहूरियत को खतरा हो जाएगा तो मसला है कि वफाक को खतरा हो जाएगा। तो अब यह है कि इस लंगड़े लूले सिस्टम को चलाएं, धक्का दें। इसी तरह पीपल्स पार्टी को भी स्पेस मिल रहा है, क्लियरली स्पेस मिल रहा है। दूसरी जानिब जो आप बात कर रहे हैं, मियां साहब की तबीयत खराब होती रहती है एनवायरनमेंट के हिसाब से, वैसे वो ठीक रहते हैं। मैंने कई दफ़ा लंदन में उनसे इस दौरान भी मुलाकात की है, देखा भी है, जिस दिन तशरीफ़ ले गए थे तब भी मैंने उनको देखा था। तो उनकी तबीयत के बारे में जो हॉस्पिटल्स कहते हैं, लंदन एक ऐसी जगह है इस वक्त जहां पे पेंडेमिक का सबसे खतरनाक असर है। 56% लोग जो हैं यूके के अंदर वो कोविड के मुख्तलिफ किस्म के वायरस के शिकार हैं, 56% लोग। हॉस्पिटल कोई भी ऐसा क्लियर नहीं है, लेकिन बहरहाल जो कि सिचुएशन चेंज होती रहती है तो उनकी तबीयत अप एंड डाउन होती रहती है, उससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला उनको सेहत दे। पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम को एक दूसरे से कनेक्टिविटी के हिसाब से चलाना जाना चाहिए। अभी जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे, उन्होंने दो बातें ऐसी की, वो तीसरी बात तो मैं जिक्र नहीं करूंगा जिसका जमील भी जिक्र कर रहे थे कि वो शायद स्क्रीन पर डिस्कस भी नहीं की जा सकती। अगर हम सियासतदाने और सीनियर सियासतदानों की गुफ्तगू सुने मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के हवाले से, तो वो एयर नहीं हो सकती, बात नहीं हो सकती, उसके ऊपर कोई तबसरा नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर उसको जो है वो वेट नहीं दिया जा सकता। लेकिन बहरहाल उनके जहन के अंदर एक चीज़ क्लियर है कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये आखिरी लॉन्ग मार्च नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि हमने इसी तरह खेलना है और खेलते रहना है और 2023 तक ऐसे ही जाना है, और हुकूमतें भी ऐसे ही करते रहना है। स्पेस के हिसाब से नैब को आगे लेके आए, फिर पीछे लेके आए, फिर ऐसे करें, फिर जमानत दे दें, फिर जमानत नहीं दे। तो ये सीन चल रहा है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। मोटी चीज़ जो है वो सेनेट की इंतखाबात के अंदर सीट्स पोजीशन है, उसके बाद डिक्लेयर होगा कि क्या होता है, 18वीं तरमीम के साथ कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी जमील बात करूंगा, लेकिन मैं पहले चाहूंगा कि पीडीएम पे हम सैर हासिल गुफ्तगू कर लें। क्या समझते हैं जमील, अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टैंड कहां पे करती है? मोमेंटम जो शुरू में डेवलप हुआ था वो तो अब हमें दिखाई नहीं देता है, उसकी मोमेंटम के टूटने की वजह आपके नजर में क्या है और हुआ क्या बेसिक तौर पे? व्हाट वेंट रॉन्ग?
नहीं, व्हाट वेंट रॉन्ग वाली तो बात ही नहीं है। रिलीफ मिल गया, जिसको मिला वो फायदे में है, उसकी पांचों घी में है, बाकी जो है वो रोते मरते। अच्छा जमील, मैं अपने जो सवाल को ना चेंज करना चाहता हूं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, रिलीफ मिल गया, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि उन्हें रिलीफ मिल जाएगा और एट द एंड ऑफ द डे दोनों में से किसी एक को ही मिलना था? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बंद गली में जा चुकी है और वो तमाम सियासी जमातें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो खुद को बंद गली में धकेल देती हैं, उनको रिलीफ तो दूर की बात, उनके मसाइल मजीद बढ़ जाते हैं। अभी फैसल अजीज साहब बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में कुछ चीज़ें लग ऐसे रहा होता है कि बाय एक्सीडेंट होती हैं। एक साहब हैं, उनका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये 32वें अमरीकी सदर थे और इनकी किताब का एक मशहूर मकौला था, इन पॉलिटिक्स नथिंग हैपन्स बाय एक्सीडेंट, if it happens you can bet it was planned that way। तीसरी दुनिया के ममालिक के लिए लिखा था उन्होंने कि सियासत के अंदर जो कुछ हो रहा होता है, आप अगर समझते हैं कि बाय एक्सीडेंट है तो आप बेट लगा लीजिए कि बाय एक्सीडेंट नहीं था, इट वाज डिजाइन्ड बाय दैट वे। तो हमारी तीसरी, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, हमारी तीसरी दुनिया के ममालिक की पॉलिटिक्स तो है इसी तरह से। अब आपने बात की रिलीफ की, रिलीफ कैसे मिलता जब मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठकर पाकिस्तान के इदारों के ऊपर खुद कुछ हमले शुरू कर देंगे? रिलीफ कैसे मिलता जब मियां नवाज शरीफ साहब को ऑलरेडी रिलीफ मिल चुका था? आज से 2 साल पहले हुक्मरान जमात के एक इंतहाई सीनियर रहनुमा ने मेरे प्रोग्राम में एक और टीवी चैनल पर आकर कह दिया था कि उनको 2 बड़े ममालिक से पैसे आ चुके हैं सिर्फ इस वजह से कि मियां नवाज शरीफ साहब को मुल्क से वापस जाने देना है। 2 अदद ममालिक का नाम लेकर उन्होंने बताया कि इतनी इतनी किस्त आ चुकी है। ये मैं आपको बता रहा हूं आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? रिलीफ तो उनको मिल चुका था, ये रिलीफ नहीं मिला, कैसे मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हैं? रिलीफ नहीं मिला, कैसे इसहाक डार साहब लंदन में बैठे हैं? या आपके पास तप्पड़ नहीं है या आप ला नहीं सकते, अब आप डाल देते हैं कवानीन के ऊपर। अब मैं अभी आपको बात बता रहा हूं, जरदारी साहब की जो बेल वाली बात है, इसके ऊपर हुकूमती सीनियर रहनुमा ने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कहा है कि इट्स रिलीफ है। अब नून लीग जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होगी, फजल रहमान साहब उनके साथ खड़े होंगे, तो वो कैसे खड़े होंगे? फजल रहमान साहब के ऊपर अपने केसेस हैं, फजल रहमान साहब के भाई के ऊपर केसेस डाल दिए गए, फजल रहमान साहब की आधी जमात टूट चुकी है, वो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान बन चुकी है। अच्छा, पीपल्स पार्टी को देख लें आप कि एक तरफ नून लीग की मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि हमें फोन कॉल्स आ रही हैं कि आप आइन में तरमीम के लिए प्रेशराइज हो जाएं, और उधर से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमाते हैं कि DGISPR जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं। तो ये किस तरह की डेमोक्रेटिक मूवमेंट है? ये किसको बेवकूफ बनाने के लिए है? और उधर से हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत कहती है जी हमने रिलीफ नहीं देना, हमने कोई NRO नहीं देना, हमने इनको छोड़ना नहीं है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग? आप रिलीफ पर रिलीफ दिया चले जा रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, वो लेते चले जा रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। और मोमेंटम की आप बात कर रहे हैं, मोमेंटम तो टूटना था। दुनिया की कोई भी तहरीक उठाकर देख ले, कोई भी तहरीक उठाकर देख ले, उसमें अगर 1 हफ्ते का गैप आता है ना, या पिन ड्रॉप साइलेंस आती है, तो वो मोमेंटम को तोड़ देता होता है। यहां पर ये अल्टीमेटम देते हैं, पहले कहते हैं हमने आर या पार कर देना है। 13 दिसंबर को क्या हुआ? कौन सा आर या पार था? बेवकूफ बना रहे हैं हमें। उसके बाद 31 जनवरी की डेट दी, हमने आर या पार कर देना है। 31 जनवरी का मतलब डेडलाइन, यानी 1 फरवरी को कोई बड़ा चैलेंजिंग स्टेटमेंट आ जाना चाहिए था। 4 फरवरी को जाकर डिसाइड होता है किस चीज का? लॉन्ग मार्च का। और लॉन्ग मार्च कब जाके रखा है? 26 मार्च को। और 26 मार्च कितनी इंपॉर्टेंट डेट है बांग्लादेश के हवाले से, ये आप हिस्ट्री को जाकर पढ़ लीजिए कि 16 दिसंबर और 26 मार्च कितनी इंपॉर्टेंट डेट है। और 26 मार्च भी रखा तो ये कहा कि अगला लाहे अमल हम बाद में बता देंगे। और किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? तो शहबाज शरीफ का जो आप समझते हैं कि अस्पताल में जाना, उनको शिफ्ट करना अस्पताल में, वो भी रिलीफ के जुमरे में आपकी नजर में आता है? देखें जी, आप और हम जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर खुद हुकूमती रहनुमा, मैं बता रहा हूं, 2 साल पहले मेरे शो पर कह गए कि इट्स ए रिलीफ। अब फिर रिलीफ रिलीफ रिलीफ। और अभी हम बात कर रहे थे मोमेंटम की, मैं वही बात कर रहा हूं कि 26 मार्च को आप जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, 12 अप्रैल को रमजान शरीफ शुरू हो रहा है, आपके पास टोटल 12-13 दिन है। वो जमात जो बात बात पर आर या पार या हार्ड लाइन लेकर हम नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत गिराकर छोड़ेंगे, इसकी धमकियां देती है, वो अब कह रही है कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च हम स्टार्ट करेंगे, अगले लाहे अमल का ऐलान बाद में करेंगे। बेवकूफ बना रहे हैं हमें।
क्या बात कर रहे हैं? कौन सा मोमेंटम, कौन सी डेमोक्रेटिक मूवमेंट, किसके लिए? कौन सा महंगाई? आपका पॉइंट आ गया। फैसल साहब, आपसे भी यही बात मैं जानना चाहूंगी कि जैसा कि जमील भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ नून लीग को भी रिलीफ मिल गया है, मौलाना फजल रहमान के हवाले से क्या समझते हैं आप? उनका क्या मुस्तकबिल आपको नजर आ रहा है? और साथ साथ अगर मसाइल इसी तरह से हल होने थे जो पीडीएम की जमातों के हैं, तो फिर ये जमात और इसकी जो तहरीक है वो आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि एक सिर्फ सिंबॉलिक रह जाएगी? देखिए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब के उस रूलिंग का जिसमें उन्होंने कहा था कि 120 अदालतें बनने की ज़रूरत है, 1226 रेफरेंसेस फ्रीज्ड हैं पुराने वाले दौर के अंदर, उस रेफरेंसेस को ला के कोर्ट्स के जरिए हल किए जाएं। पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर जाके सिनेरियो आगे डेवलप होगा। ठीक है, शहला रजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया शहला साहिबा आपके वक्त का। शहला साहिबा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज हैदराबाद में जलसा करने जा रही है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? अब तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हासिल क्या किया है जलसे, जुलूस और रैलियों के नतीजे में? मैं समझती हूँ कि पीडीएम जो है वो अपने पहले मरहले के मकासद में कामयाब हुई है और लोगों में ये शऊर बिल्कुल बैठ गया है कि ये हुकूमत नालायक के नाअहल है और ये कुछ डिलीवर नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आवाम नहीं है, इसको सिर्फ सेलेक्टर्स को खुश करना है। यही वजह है कि हमारे जलसों की डिमांड बढ़ी और लोगों ने कहा कि आप जलसों के जो ड्यूरेशन है इसको बढ़ाएं ताकि ये कार बढ़ाएं ताकि हर जगह हम कायदीन से मिलें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जलसों से घबरा कर ना सिर्फ ये जो है एक्सेप्ट किया गया कि हमें तैयारी से पहले हुकूमत दे दी, बल्कि ये भी कहा गया कि हम ट्रेंड नहीं थे। और आज ये हाल है कि पहले खान साहब जो कहा करते थे कि एनुअल डेवलपमेंट बजट का MNA MPA से क्या काम, उन्होंने 50 करोड़ लगाए हैं और इतना घबरा गए हैं कि सेनेट के इलेक्शन की इन्होंने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, लेकिन आईनी तरमीम को एक्ट के जरिए तब्दील करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह इलेक्शन जो है ना हो, डिले हो जाए, क्योंकि उनके लोग पहले भी 20 लोगों ने उनका साथ छोड़ा था, जिसको उन्होंने आखिर में निकाल के कहा था कि जी मैंने बड़ा काम कर दिया। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो सबके समझ में है। महंगाई जो है आप देख लें कहाँ तक पहुँच चुकी है। 5 दफ़ा दिसंबर से अब तक पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। इंटरनेशनल प्राइस से जो है अंदाज़ा लगाकर हुकूमत को तनकीद करने वाले असद उमर खामोश है और आवाम जो है वो बेहाल है। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा शहला साहिबा। हलीम आदिल शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया हलीम साहब आपके वक्त का। हलीम साहब, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अब तक हुकूमत पर कोई प्रेशर डेवलप कर पाई है? अभी थोड़ी देर पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे उसमें यही बात कर रहे थे कि रिलीफ मिल रहा है। एनआरओ कहते हैं देंगे नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि रिलीफ मिलता जा रहा है। एक जानिब हम देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की बेल हो जाती है और दूसरी जानिब हम शहबाज शरीफ को देखते हैं कि वो भी अस्पताल जो हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। कैसे, क्या जवाब देंगे इसका? अच्छा, अगर इन्होंने इससे कहीं इस बात का सबूत है कि इन्होंने सारी जो तहरीक थी, जो कि इसको अवामी तहरीक करार दे रहे थे, ये इनका यही जेलों से बचने के लिए, केसों से छुपने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अगर ये अस्पताल जाने को रिलीफ समझते हैं और समझते हैं तहरीक कामयाब हो गई, तो फिर तो हम कामयाब हो गए ना। जो हम समझ रहे थे कि सारा कुछ जो है ये अपने फैसिलिटी के लिए, अपने केसेस खत्म कराने के लिए, एनआरओ लेने के लिए, इतना हो गया। अगर इसको रिलीफ कह रहे हैं इसका मतलब है कि ठीक है, बस इनकी। तो आसिफ अली जरदारी साहब को जो बेल मिल गई है उस पर क्या कमेंट करेंगे आप? मैं करूंगी इस पे। वो अदालतों के मामला हैं। बाकी पीडीएम के गुब्बारे से हवा इसलिए निकल गई है कि इनके जलसों में आपने देखा, लाहौर में जो कह रहे थे आर पार होगा, क्या आया वहाँ? इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन में कौन था इनके साथ? आज भी हैदराबाद के अंदर इन्होंने डीसीज के थ्रू पैसे इकट्ठे करके, गाड़ियां देके, बिरयानियां खिला के, कमिटमेंट करके लोगों को बुलाए हुए हैं। लेकिन आप देखिएगा आज हैदराबाद के अंदर आपको पता चल जाएगा कि पीडीएम मुस्तरद की जा चुकी है। पीडीएम का बयानिया, इनका नैरेटिव मुस्तरद, इनको लोगों ने
तो इनको लोगों ने फारिग कर दिया आज, मतलब सिंध में भी। और आज सिंध में मैं चाहता हूँ कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि बिलावल साहब को चाहिए कि आज अपनी कारकर्दगी बताएं, वजह इसके कि तनकीद करें। कोई तनकीद ना कोई सुनना चाहता है ना उसकी जरूरत। आज बताएं कारकर्दगी अपनी, ठीक है ना, आज कारकर्दगी अपनी साबित करें, ठीक है ना। ठीक है जमील, आप भी कोई सवाल करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं हलीम आदिल शेख साहब जमील फारूकी अर्ज कर रहा हूँ। अभी आपने एक बात की और आपने कहा कि अदालतों के मामलात हैं तो अदालतों के मामलात के ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते, उस पर तो नहीं कर सकते, आप नैब के मामलात पर तो कमेंट कर सकते हैं। तो नैब ने उस जमानत की मुखालफत क्यों नहीं की जो आसिफ अली जरदारी साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी? मेरा ख्याल है कि इसका जवाब नैब का जवाब नैब से ले, और मैं समझता हूँ कि उनके प्रोसिक्यूटर ने जरूर कहे होंगे इसका जवाब नैब से ले। और अगर ये आसिफ जरदारी साहब की बेल होने को कोई सदी का सबसे बड़ी कामयाबी कर रहे हैं तो फिर तो इन्हें अल्लाह का। सर फिर जो एनआरओ के हवाले से आप कहते हैं कि हम आपको एनआरओ नहीं देंगे, तो वो भी एनआरओ से मुराद क्या है? केसेस खत्म होना, केसेस नैब में हैं, तो फिर वो आप उस वक्त नैब की तर्जुमानी कर रहे होते हैं जब आप ये कहते हैं कि हम इनके केसेस हमसे एनआरओ मांगते हैं और हम इनके केसेस खत्म नहीं करेंगे। आउट ऑफ क्वेश्चन है कि जब नुकसान होता है तो मैं बताता हूँ आपको, सुनिए। फेटर्स के अंदर ये तरामीम जो लेकर आए थे 38 तरामीम, जिसमें गवर्नमेंट अगर इनकी सपोर्ट करती तो मंजूर हो जाती, वो एनआरओ था। मतलब हम ये नहीं कहते कि हमने केस वापस ले लीजिए, हमसे उसके थ्रू गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट का इख्तियार होता है। दूसरा, वो जो 38 शक्ल आए थे फेटर्स में वो एनआरओ हासिल करना चाहते थे। तो एनआरओ इसलिए कहते हैं कि हम कोई ऐसी असेंबली में हुकूमती ऐसा कोई अमल नहीं करेंगे जिससे इनको फायदा मिले, और हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम इन्हें एनआरओ नहीं देंगे। इनको 1-1 रुपए लूटे हुए पैसों का हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। फैसल साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हलीम आदिल शेख साहब, मुझे ऐसा लग रहा है आपके खिलाफ 2-4 FIR कट गई हैं। आपने जो है पीपल्स पार्टी के कायदीन रहनुमाओं के खिलाफ अब कोई बात नहीं करनी, बहुत क्लियरिटी के साथ बात है। ज़मानत हो गई आसिफ अली जरदारी साहब की एक ऐसे केस के अंदर जिसमें ज़मानत नहीं होती थी, और नैब के प्रोसिक्यूटर ने सवाल नहीं उठाया। हम अदालत की बात नहीं कर रहे, जमील ने बहुत ज़बरदस्त सवाल रखा है। और अब आप चूंकि अपोजिशन लीडर हैं और जब से आप बने हैं तब से आपके ऊपर FIR दर्ज हो रही हैं, पीपल्स पार्टी ने आपकी चीज़ें तोड़ फोड़ कर दी है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आप डिफेंसिव हैं, आप बात नहीं करना चाह रहे। अपोजिशन लीडर की हैसियत से ही कुछ बताइए कि ये जो जमानतें हो रही हैं इसमें कहीं डील तो नहीं है? किसमें? शेख साहब आप मौजूद हैं? ऑलराइट, शैला साहिबा आप जवाब देना चाह रही थी आसिफ अली जरदारी के? मैं देना चाहती हूँ जवाब। इत्तफाकिया भी हो सकता है। जी मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि आप कहते हैं कि जमानत हो गई। मैं ये कहती हूँ कि ये सारे केस अगर ऐसे थे तो जरदारी साहब इलेक्शन लड़के सदर कैसे बन गए थे? और जब उनमें से 11.5 साल कुछ नहीं निकला तो 6 महीने तो इन्होंने भी जरदारी साहब को और फरियाल साहिबा को जेल में रखा। उन्होंने तो अपना गिरफ्तारी के वक्त पासपोर्ट भी इनको दे दिया था कि भाई ECL में नाम डालना है वहाँ डाल दो, जो कुछ करना है कर लो। तो क्या निकाला ये? आप जो कहते हैं कि इनको रिलीफ मिल गया, जमानत मिल गई, तो ये बात जो है वो शेख रशीद ने भी की कि जरदारी साहब को रिलीफ मिला। तो आप फिर ये माने कि इदारे आपके अंडर में चल रहे हैं। अगर आपके अंदर में नहीं चल रहे तो फिर आप इस पे क्रिटिसिज्म न करें, क्योंकि 11.5 साल में भी कोई निचोड़ के कुछ नहीं निकाल सका था। तो अब क्या निकालेंगे? खुर्शीद शाह साहब 1.5 साल से जेल में हैं। उनके एक फ्रंटमैन को कि ये इनके फ्रंटमैन हैं उनको प्रोसेस से गुजारा, कुछ नहीं निकला। आगा सिराज दुरानी जो है जिस तरह से उनको लेके आया गया था, उनके घर में घुसा गया था, खवातीन से मिसबिहेव किया गया था, अभी तक उनसे कुछ बरामद नहीं हो सका। इस तरह बहुत सारे नून लीग के भी। तो अगर आप ये कहेंगे कि इनको मिल गई और शेख रशीद वजीर दाखिला होकर ये कहेंगे कि देखो फलां को रिलीफ मिला, उसकी सियासत अच्छी, तो हम ये कहें कि इदारे इनके अंदर चल रहे। अब हमें शैला साहिबा, जब ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक शुरू हुई थी, बहुत शुरू में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सवालात उठना शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पहले बैक ऑफ करेगी क्योंकि उनके स्टेक्स बहुत ज्यादा है, सिंध की हुकूमत है, मैक्सिमम अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपने तहरीक में कामयाब भी हो जाती है, हुकूमत को गिरा भी देती है, तो इसके बाद मैक्सिमम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? तो शुरू में ये बातें हो रही थी, इसीलिए ये बात भी अब हो रही है कि रिलीफ मिल गया है, तो अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का वो मोमेंटम नहीं रहा जो कि शुरू में था।
देखिए रिलीफ तो मिलेगा, हम तो कहते हैं कि स्पीडी ट्रायल हो ताकि इन्हें पता चले कि ये इंतकाम में अंधे होकर अमेरिका जैसी जगह में जाकर अगर स्टेज पे खड़े होके एक वजीर आजम ये कहे कि मैं अपोजिशन को जेल में भी डालना और उनके पास से फैसिलिटीज जो जेल की है वो भी निकाल रहा हूँ, तो उसके मेंटल लेवल का अंदाजा होता है। बजाय इसके कि वो अपना फ्यूचर प्लान दे, बजाय इसके कि वो अपनी इकोनॉमी पे स्टेटमेंट दे, बजाय इसके कि वो इस तरह की जब मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में जाए जहाँ पे सब लोग रोड मैप दे रहे थे अपना इकोनॉमी का, वो 54 मुल्कों की हो या 104 ममालिक की, वो फजूल बातें ऑपोजिशन की, मुल्क की करप्शन की करे। तो अब करे ना करप्शन की बात, जब आज पता चल रहा है कि मुल्क में करप्शन से पहले 117 से 120 आया और अब 124 नंबर पे आ गया। तो ये हम पे कोई एहसान नहीं है अगर अदालतों ने दिया, अदालतों ने 6 महीने रखा क्यों, अदालतों ने नोटिस क्यों नहीं लिया कि एक सीनियर सिटीजन खातून को खुद नैब हॉस्पिटल लाई और किस वजह से नैब ने जो है वो रात के 12 बजे के बाद चांद रात पे उसको घसीट के जेल भेजा। कहाँ थी अदालत? अदालत को तो ये जरूर उसने कहा कि नैब आर्म ट्विस्टिंग के लिए है, लेकिन हम समझते हैं कि इन पे बात करनी चाहिए और ये जितना स्पीडी ट्रायल होगा मैं ये समझती हूँ कि ऑपोजिशन के लोग छूट जाएंगे। ठीक है, आप कुछ सेनेट इंतखाबात के हवाले से बात कर लेते हैं। और भी कहूंगी, और मैं एक बात और भी कहूंगी, कब नहीं किसी को पता कि शहबाज शरीफ साहब कैंसर सर्वाइवर है? ये तो बड़े अफसोस की बात है। और आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में मर्दों की और औरतों की एवरेज एज क्या है? 50 से पहले ही हम में मुख्तलिफ बीमारियां जॉइंट्स की और इसकी और शुगर और ये सब लोगों को हो जाता है। आप कह रहे उन्हें रिलीफ मिल गया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप लोग कौन सी दुनिया की मखलूक है। ठीक, शैला साहबा एक छोटा सा सवाल है, बहुत मुख्तसर सा। आप डिप्टी स्पीकर रही हैं, बहुत करीब हैं भुट्टो फैमिली के, वजीर भी हैं इस वक्त, स्ट्रेटजी प्लानिंग के अंदर बहुत अहम रोल है आपका, आपके हस्बैंड का भी। इस वक्त सेनेट की कितनी सीट आप टारगेट कर रहे हैं, कितनी सीट्स मिल जाएंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सेनेट में? देखिए कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना हम ख्याल बनाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना नजरिया पहुंचाएं। तो उम्मीद हमेशा अच्छे की रखनी चाहिए। इसीलिए ऐवान बाला में और मुख्तलिफ जगहों पे एक हेडन वो की गई है कि इसमें जो सियासतदानों से ज्यादा कवानीन समझते हैं वो ये समझते हैं कि इसमें हमें लोगों के विजडम को भी देखना है। तो लेकिन बहरहाल मैं ये समझती हूँ कि हमारे ही डर से तो लोगों को खौफ है। ठीक है शैला साहिबा, अब ओपन बैलेट के जरिए अगर इंतखाब होते हैं तो आप समझती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर ऑपोजिशन को कम सीट्स मिलेंगी, इसलिए मैं इस ये वक्त मुखालफत की जा रही है? ओपन बैलेट के जरिए हो ही नहीं सकते, हुकूमत की बदनीयती है। एक आइन की क्लॉज को जो वाज़े तौर पे जिसकी तशरीह हुई है वो उसको एक्ट के जरिए तरमीम करना चाहते हैं। और ये मैंने खुद नहीं कहा, ये जितने हमारे अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं इरफान कादिर साहब, उन्होंने कहा ये मुमकिन ही नहीं है। अच्छा शैला साहिबा, बीबी किस तरह से चाहती थी इलेक्शन? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मिसाल के जमहूरियत में कैसे इलेक्शन चाहती थी सेनेट का? हम भी यही चाहते हैं कि हर इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी हो, हर इलेक्शन में, लेकिन उसका तरीका कार होता है। हमने 18वीं तरमीम की तमाम पार्टी से मुश्तमिल कमेटी बनाई, वो बैठे रहे साल भर से ज्यादा, उन्होंने काम किया और वो तरमीम इन्हें समझ नहीं आती है पीटीआई को, और वो ये तो कब की खत्म कर देते, इनके साथ बैठी हुई जमातों ने इन्हें खत्म नहीं करने दिया। बीबी और इमरान खान एक ही चीज चाहते हैं, बाकी लोग ऐसा नहीं चाहते। नहीं, मैं पूरी बात कर लूं, इन्हें 18वीं तरमीम आज तक समझ नहीं आई और ये तरमीम इन्होंने ठक से कर ली। भाई आप तो एक समरी नहीं लिख सकते, जब आपने एक्सटेंशन की समरी नहीं लिखी तो सुप्रीम कोर्ट पे जाना पड़ा। और और आप कहते हैं 18वीं तरमीम में मीनिंगफुल डिस्कशन नहीं हुई, तो आपने तो इसे 12 मिनट में पास कर दिया स्टैंडिंग कमेटी से। लोग कहते रहे कि ये गलत है क्योंकि आपको अपने एटीएम जो है उनको लेकर आना था। एक तरफ 50 करोड़ की बोली लगा रहे हैं, दूसरी तरफ एटीएम जो आपके स्पोक्स पर्सन है, आपके मुशीर है, अब आप चाहते हैं कि वो आ जाए। तो ये एक तरीका होता है, हमें बिल्कुल एतराज नहीं होता अगर ये एक चले कुछ नहीं तो सादिक संजरानी के केस के बाद ये करते कि एक कमेटी बिठा देते, लेकिन अब ये उसकी आड़ में
जो है या तो इसे डिले करना। लेकिन शैला साहिबा इसको समझती नहीं है कि देर आयत दुरुस्त आयत। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा इकदाम करने जा रही है जिससे हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रुकता है, तो उसकी ऑपोजिशन को क्या हिमायत नहीं करनी चाहिए? मैं ये समझती हूँ कि टाइमिंग सही नहीं है, इसमें मीनिंगफुल डिस्कशन होनी चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। जल्दी में कोई तरमीम हो जाए तो वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाती है, लेकिन फिर उसको रिपील करना हो तो 2/3 चाहिए होती है। हमने हुदूद ऑर्डिनेंस भुगता है और हमने उसमें पिछले हुए खवातीन देखी हैं कि किस तरह ज़ियाउल हक का मुसल्लत करदा हुदूद ऑर्डिनेंस था। तो मैं अभी भी ये कहती हूँ कि ये जो है इनकी बदनीयती है। ठीक है, हुकूमत की बदनीयती है। शैला रज़ा साहिबा, आपने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। इस वक्त जलसागाह में क्या सूरत हाल है, कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं, कायदीन कौन कौन इस वक्त पहुंच चुके हैं? हमारे नुमाइंदे गुलाम शब्बीर आराई हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर, बताइएगा, बल्कि मंजर कशी कीजिएगा इस वक्त जलसागाह की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो जलसागाह है उसका मेन जो एंट्रेंस गेट है उस पर मैं मौजूद हूँ। ये नेशनल हाईवे पे इसका मेन एंट्रेंस जो है वो बनाया गया है और साथ साथ पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम की जानिब से जो है वो हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर और रूट जो हैं जलसागाह की तरफ आने वाले उन पर जो है वो कैंप्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जहाँ पे जो कारकुनान हैं जो जलसे की तरफ आ रहे हैं उनको जो है फैसिलिटेट करने का सिलसिला जारी है। कैमरामैन नदीम आपको दिखाएगा, यहाँ पे पीपल्स पार्टी का कैंप कायम किया गया है जो है लोगों को जो है फैसिलिटेट करने के हवाले से, और इस तरफ जो है वो जमीयत उलमाए इस्लाम जो है उसका भी कैंप कायम किया गया है और दीगर 25 से ज़ायद मकामात पे जो है वो हैदराबाद में कैंप कायम किए गए हैं। यहाँ पे मेन एंट्रेंस है उस पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त किए गए हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं कि लोगों के जो काफ़िले हैं रैलियों की शक्ल में वो उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में जो है वो लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पैदल आ रहे हैं और उनके हाथों में जो है वो पीपल्स पार्टी का झंडा है और PDM का झंडा है। सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो भी सख्त किए गए हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो सरबराह है मौलाना फजल रहमान वो सिजावल से रैली, एक बहुत बड़ी रैली की शक्ल में जो है वहाँ से निकल चुका है, जो कि टंडो मोहम्मद खान का रूट लेके 4 बजे तक जो है वो जलसागाह। ठीक शबीर, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेंगे इस हवाले से। फिल वक्त आपका शुक्रिया। और ट्रांसमिशन में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं बैरिस्टर आमिर हसन। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। और फंक्शन लीग की नुसरत सहर अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा आपके वक्त का। नुसरत साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूंगा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट या इवन ऑपोजिशन की अगर बात की जाए, ऑपोजिशन जो है उसकी जानिब से जलसे जुलूस किए जा रहे हैं, क्या ये जलसे जुलूस, ये रैलियां अवाम के मसाइल का हल हैं? थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, जमहूरियत में रैलियां निकालना या जलसे करना ये उनका राइट है, हर पार्टी का राइट है, बिल्कुल करें। लेकिन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उन हालात को देखते हुए मुझे समझ नहीं आ रहा कि PDM ये जलसे या रैलियां करने लगी है, बल्कि हर जगह ही इनके ये जलसे और रैलियां निकाली जा रही हैं। ये टाइम अगर देखा जाए तो अगर तो अपने मुल्क या अपनी आवाम के साथ सिंसियर हैं और समझते हैं कि ये हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि कोरोना की वजह से हद से ज्यादा पूरे मुल्क को माशी तौर पर भी और इंसानी तौर पर भी जो नुकसानात हुए उनको देखते हुए अगर इन चीजों को फिलहाल मअतल कर दिया जाता और अपनी प्रोटेस्ट, अपना जद्दोजहद जो भी है, वो असेंबली है, ऐवान है, वहां पर अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू रखा जा सकता है कि वहां पर ये सारी चीजें डिस्कस हों और वहीं पर अपने मकासद को हासिल किया जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर था। लेकिन इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा PDM किस चीज की उसमें है, किस चीज की जद्दोजहद है, किस चीज का प्रोटेस्ट है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए अवाम को उनकी जिंदगियों को रिस्क पर ले जाना मैं समझती हूँ। और माशी तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर इस वक्त आप खुद सोचें, ये इतने बड़े बड़े जलसे जो किए जा रहे हैं, इसका खर्चा, इसकी सारी जो इकोनॉमिकली है, हम देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, किस तरह पहुंच रहे हैं वहाँ की, ये भी वहाँ से न्यूज आ रही है कि सारी एडमिनिस्ट्रेटिवली जो गवर्नमेंट का पैसा है वो खर्च हो रहा है, गवर्नमेंट की ही उस पे ईमा पे ये सारा हो रहा है, वहाँ के DC अब सब इस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह अगर ऐसे वक्त में इस तरह करेंगे तो मुझे तो बड़ी अफसोस की इस वक्त सूरत हाल लग रही है कि हमारी जी वो लीडरान, वो पार्टी के जो लीडर हैं जो इस मुल्क को रूल कर चुके हैं,
इस वक्त ऐसे हालात में वो इस तरह के जलसे कर कर अवाम को एक तो उनकी जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं और हासिल इनको इस वक्त तक कुछ नहीं हुआ। यकीन माने साहब आपका पॉइंट आ गया। बैरिस्टर आमिर हसन भी हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब, यही आपसे भी जानना चाहूंगी कि अवाम प्रायोरिटी नहीं है पीडीएम की, ठीक है। जेयूआई के नाराज रहनुमा है हैदरी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। फरमाइएगा कि पीडीएम जो मकासद हासिल करना चाह रही थी, अभी हम शैला रजा साहिबा से भी बात कर रहे थे तो उनका भी यही कहना था कि पीडीएम का जो टारगेट था, जो पहला मरहला था, उसमें जो वो टारगेट अचीव करना चाह रहे थे, उन्होंने वो टारगेट अचीव कर लिया है। तो क्या आप लोगों ने वो टारगेट अचीव कर लिया और वो टारगेट था क्या? देखिए, तहरीकें चलती हैं और गैप भी आता है। जो मकासद है वो कभी हासिल होते भी हैं, कभी उनके हुसूल के लिए जद्दोजहद रहती है। तो मैं ये नहीं कहता कि हमने कोई मकासद हासिल किए हैं, लेकिन उन मकासद की तरफ हम गामजन हैं। और जिस हुकूमत के खिलाफ हम तहरीक चला रहे हैं, बहरहाल उनकी चीखें निकल गई हैं और उनकी पुष्ट पर जो कुव्वतें हैं, अल्लाह का शुक्र है कि कल से वो बयानात दे रहे हैं कि हम सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और हम अपना दायरे में रहकर काम करेंगे। तो ये सब कुछ हमारी तहरीक का नतीजा है। और आज हैदराबाद में इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि लाखों का इज्तिमा होगा। मैं भी पहुंचा हुआ हूँ यहाँ हैदराबाद। तो कहने की हद तक, सुनाने की हद तक, समझाने की हद तक तो हमने बहुत कुछ किया है। आगे जो बैठने वाले हैं उनका न मुल्क से कोई गर्ज है, न कोई कौम से गर्ज है। महंगाई से लोगों की चीखें निकली है, मुलाजिमीन सरापा एहतजाज है। बस वो बैठे हुए टस से मस नहीं हो रहे हैं सर। लेकिन आप ये जलसे जुलूस क्या उन आवाम के लिए कर रहे हैं जो कि इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं माशी तौर पर? क्या ये जलसे जुलूस उनके लिए कर रहे हैं? क्योंकि हुकूमत की जानिब से तो यही कहा जाता है कि आपके केसेस हैं, मौलाना फजल रहमान को इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर उनका वो चाह रहे थे उनका शेयर वो नहीं है। दो चीजें हमारे सामने हैं। एक ये कि इलेक्शन और इलेक्शन में जो तारीख की बदतरीन धांधली हुई है, उसके नतीजे में जो हुकूमत बनी है उसको बर्खास्त करें। दूसरी बात यह है कि महंगाई और जो आसमान को छू रही है, जिससे गरीबों की चीखें निकल गई है। मुलाजिमीन जो मुसलसल तहरीक चला रहे हैं और मुल्क के शोबाजात है, चाहे आप एजुकेशन में देखें, हेल्थ में देखें, इंजीनियरिंग के शोबे में जाए, और काश्तकार और मजदूर और मेहनत कश, तो इनके जो बुनियादी मसाइल हैं वो हमारे मद्देनजर है। क्योंकि ये तबका जो है, ये तबकात जो है वो मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, जो आज सरापा एहतजाज है। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। बहुत शुक्रिया गफूर हैदरी साहब आपके वक्त का। बैरिस्टर आमिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, गुफ्तगू का यहीं से ही आगे मैं चाहूँगा कि आगे आप उससे जवाब लूँ। मसाइल के हल के लिए ऑपोजिशन इस वक्त क्या किरदार अदा कर रही है? दूसरा, माशी इस्तेहकाम में इस वक्त ऑपोजिशन की नज़र में रुकावट क्या है? जी, माशी इस्तेहकाम में सबसे बड़ी रुकावट इस हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस है। 3 साल के अंदर जिस तरह पाकिस्तान की मईशत को इस हुकूमत ने बर्बाद किया है, क्योंकि इन्हें नाओ हाओ ही नहीं है किसी भी चीज़ की। हुकूमत किस तरह करनी है, पार्लियामान किस तरह चलानी है, इदारों की स्मूथ फंक्शनिंग किस तरह होनी है, इकॉनमी के क्या मसाइल हैं, आम आदमी के क्या मसाइल हैं, इन्हें कुछ भी पता नहीं है। देखिए, जब भी किसी का तजर्बा ना हो और अगर किसी गलत आदमी को गलत जगह पे बिठा दिया जाए तो यही हाल होता है जो 3 साल से इस मुल्क का है। और इस वक्त अगर पॉलिटिकल पार्टीज खामोशी इख्तियार करेंगी तो ये मुजरमाना गफलत होगी। इसीलिए अपोजिशन की जमातें सारी मुश्किलात के बावजूद और सारी हुकूमत की धमकियों के बावजूद
उसके इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद। सर तजर्बा वैसे किसके पास नहीं है? इमरान खान साहब के पास पहली बार वो वजीर आजम बने, नीचे तो टीम उनकी कुछ लोग आपके हैं, काफ लीग इतनी तजर्बेकार इस वक्त कह सकते हैं कि पार्टी है, दीगर मुस्लिम लीग नून के भी बड़े बड़े लोग इस वक्त मौजूद, काफ सबसे बड़ी बात है काफ उनके पास बड़ी तजर्बेकार किस्म की मौजूद है, तो ना तजर्बेकारी कहाँ पे है? काफ इतनी तजर्बाकार होती तो मुशर्रफ का भट्टा ना बिठा देती ना, और बाकी भी जो इन्होंने लिए हुए हैं वो कोई भी तजर्बाकार लोग नहीं है, वो ज़मीर फरोश लोग हैं, वो जो हुकूमत में रहना चाहते हैं, जो बाकिरदार होते हैं वही कॉम्पिटेंट होते हैं और वो अपनी जमातों के साथ खड़े रहते हैं। और जो दिहाड़ीदार सियासतदान हैं जिनका कभी वो किसी के पास दुकान में काम करना शुरू कर देते हैं और कभी किसी की सियासी दुकान चमकाने लगते हैं, वो कि कॉम्पिटेंट लोग नहीं होते। और दूसरी बात लीडरशिप की है। इमरान खान को पाकिस्तान में एक यूनियन काउंसिल चलाने का तजर्बा नहीं है, ना उन्होंने कोई नौकरी की है, ना उन्होंने बकौल उन्होंने कोई कारोबार किया है। कोई जब एक शख्स किसी भी काम के अंदर उसका तजर्बा नहीं, और अब आए पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त नेगेटिव ग्रोथ है, आपकी इकोनॉमी इस वक्त अफगानिस्तान से नीचे है तरक्की के अंदर, आपका इन्फ्लेशन रेट अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा है, करप्शन अफगानिस्तान से ज्यादा है। अब मुझे बताएं, अफगानिस्तान जो जंग का मारा हुआ मुल्क है, अगर आपके तमाम इशारे उससे बदतर हैं और आज मुल्क के अंदर तारीख की बदतरीन महंगाई है, मुल्क के अंदर तारीख की बदतरीन गुर्बत है, मुल्क के अंदर तारीख की बदतरीन बेरोजगारी है, इस पे अगर सियासी जमातें खामोश रहेंगी तो ये मुजरमाना गफलत है। और मैं तो कहता हूँ कि वो इत्तेहादी जमातें जिन्हें इमरान खान ना इज्जत देता है, ना एहतराम देता है, ना जिनसे मुशावरत करता है, वो एक दो वजारतों के लिए अपना ज़मीर बेच के क्यों बैठे? उन्हें भी अवाम के, हम तो भी इस्लामाबाद नहीं गए, हमसे पहले लेडी हेल्थ विजिटर पहुंच चुकी हैं, क्लर्क्स पहुंच चुके हैं, डॉक्टर्स पहुंच चुके हैं, तालिबे इल्म पहुंच चुके हैं, किसान पहुंच चुके हैं, मजदूर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है मुल्क का हर तबका इस वक्त तंग है। अब आप बताएं कि कौन सा इदारा चला पा रहे हैं? मीडिया पे कदगने हैं, अदालत के ऊपर जिससे कानून साजी ना करना आती हो, कानून साजी पार्लियामान की बजाय वो रेफरेंस लेके चले जाते हैं अदलिया के पास, हुकूमत उनसे चलती नहीं। एमनेस्टी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कह दिया कि ये सबसे करप्ट हुकूमत है। इनके अपने जो कमीशन बने आटे का, चीनी का, और उसमें निकल आया कि ये सबसे करप्ट लोग हैं। तेल के अंदर इन्होंने 122 अरब रुपए का टीका लगाया है, LNG के अंदर, तेल के अंदर जिस तरह इमरान खान तो कहते थे अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़े तो वजीर आजम डाकू होता है। जितनी कीमतें इस हुकूमत के दौर में बढ़ी हैं तेल की, कभी नहीं बढ़ी है। जिस तरह बढ़ती हैं चंद दिनों के बाद, कभी नहीं बढ़ी। अब वो डाकू साहब जो ऊपर तशरीफ फरमा है, वो कहा करते थे कि अगर चंद 100 लोग भी इकट्ठे हो गए और मेरे में शर्म हुई तो मैं घर चला जाऊंगा। साहब आपका पॉइंट आ गया जी। अब लाखों लोग रोज इकट्ठे होते हैं शहर शहर में, अब शर्म कहाँ सोई हुई है? जागती नहीं। खुदा के लिए उठो और घर जाओ, यही हमारा तकाजा है। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका आमिर साहब। अच्छा जमील, आपसी जानिब आना चाहूंगा। ऑपोजिशन जो होती है वो हुकूमत पर चेक रखती है कि हुकूमत की जानिब से अगर कुछ भी गलत किया जाता है तो ऑपोजिशन सामने स्टैंड लेती है। ऑपोजिशन उस तरह का किरदार आपकी नजर में अदा कर रही है जो कि उसका हक बनता है? अपोजिशन का किरदार हम सबके सामने है और अपोजिशन आवाज़ होती है आवाम की, आवाम के मसाइल फोर फ्रंट पर रखते हुए उसके ऊपर एहतजाज भी करती है, हुकूमत की गलत पॉलिसियों के ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखती है, और वही चेक एंड बैलेंस होता है जो प्रेशर बिल्ड करता है। पूरी दुनिया में इस तरह से होता है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत जरा डिफरेंट है। मैं इसकी एग्जांपल इससे रिलेट कर लेता हूं। शैला रजा साहिबा ने अब से कुछ देर पहले हमसे बात जब की थी तो उन्होंने फरमाया कि देखें ना, अब शहबाज शरीफ साहब तो कैंसर के पेशेंट हैं और पाकिस्तान में एवरेज एज कितनी है, और हम सबको पता है कि एवरेज एज कितनी है। अभी आमिर हसन साहब हमारे बेहतरीन दोस्त ये फरमा रहे हैं कि तजर्बा होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, तजर्बा मैटर करता है, लेकिन सवाल यह है कि हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर कोई रिटायरमेंट एज भी है? किसी की कोई रिटायरमेंट एज भी है पॉलिटिशियंस को अगर देखा जाए तो? यानी शहबाज शरीफ साहब के रिलीफ के हवाले से अगर कोई बात होगी तो उनकी एवरेज एज कंसीडर होगी, और कभी इन्होंने रिटायर भी होना है सियासत से? सारी जिंदगी यही करते रहना है? हमने क्या तौक सजाए रखना है सारी जिंदगी अपने गले में उन तमाम सियासतदानों का जिनकी उम्रें 80-80 साल से भी ऊपर हो चुकी हैं, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो बैठे हैं? ये कोई बात है? मतलब आपको अगर रिलीफ मिल रहा है तो आपके लिए ठीक है, आप साइड भी ले लेंगे,
जब नहीं मिल रहा तो फिर रोना धोना शुरू कर देंगे। जमील, जैसा कि तजुर्बा सर, जमील, जैसा कि ये पीडीएम वाले ये कह रहे हैं कि हम अवाम के मसाइल को लेकर बाहर आए हैं, अगर बज़ाहिर तो ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन अगर ऐसा ही होता, ये अवाम के मसाइल को लेकर बाहर आते, हुकूमती कारकर्दगी पर बात करते, तो आप क्या समझते हैं कि पीडीएम कहाँ स्टैंड कर रही होती? देखिए, अवाम के मसाइल की बात तो है ही नहीं ना। अवाम के मसाइल की बात होती है सितंबर में शुरू होने वाला जो एपीसी के जरिए ये पीडीएम निकली थी, तो पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता। अवाम के मसाइल के लिए तो नहीं। आप देखें ना, रिलीफ किस किस को मिला है? अवाम को मिला है। कहाँ कमी हुई है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कहाँ कमी हुई है? कहाँ डॉलर जो है वो अपनी कमजोरी शो करते हुए, रुपए की कदर बढ़ते हुए आपको नजर आई है? कोई नजर आया? कहाँ सब्जियों की कीमतें कम हुई हैं? कितने महंगाई मार्च हुए हैं? अब ये महंगाई मार्च की बात कर रहे हैं ना। आर या पार की बातें जब हो रही थी, पब्लिक के लिए हो रही थी। जब ठिठुरती हुई सर्दी के अंदर दोपहर में, जिस वक्त जलसे का टाइम दिया गया था 13 दिसंबर को लाहौर में, उस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा खाने खा रही थी किसी के घर के ऊपर, और रात शाम को 6 बजे आती है तो कहती है कुल्फी जम रही थी, तो पब्लिक की कुल्फी जमती हुई नजर नहीं आई थी। ठीक, मतलब ठीक, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा आमिर साहब, बिरसिल साहब, अब कुछ मैं सेनेट के इंतखाबात के हवाले से बात करना चाहूंगा। इससे पहले शैला रजा भी हमारे साथ मौजूद थी। अब आप समझते हैं बिरसिल साहब के जो शो ऑफ हैंड्स के जरिए जो इंतखाबात हैं सेनेट के, वो होने चाहिए ताकि एक बार फॉर वंस हमारे पास जो हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता है वो रुक जाए? देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग के रास्ते रोकने के आईनी बहुत से तरीके आइन के अंदर मौजूद हैं। ये जो बता दिया गया है कि जितने लोग असम्बलियों के अंदर बैठे हैं वो सारे हॉर्सेस हैं और वो बिकते हैं। देखिए कितने परसेंट होते होंगे? 2%, 4%, 10%। आप 10% के ऊपर 90% लोगों के किरदार के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। इस तरह तो आप किसी भी, ना तो निज़ाम को चला सकेंगे ना किसी इदारे को चला सकेंगे। वोट एक फर्द का हो तो वो भी आप जब वोट कास्ट करने चाहते हैं, वो बल्दियाती हो या नेशनल असेंबली के लिए हो, वो आप छुपके ही देते हैं, गली के अंदर दिखा के नहीं देते। तो फिर सर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या था जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में साइन किया था? उसमें भी सेनेट के इंतखाबात को ओपन बैलेट के जरिए करवाने की एक शिक शामिल थी उसमें? मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ। उसका तरीकाकार था, और उस पर पहले तो अगर हुकूमत बड़ा शौक है उसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करने का, तो आए सीओडी को साइन करें, पहले उसके मेंबर बने, सिग्नेटरीज में आए और फिर बात करें। दूसरी बात यह है कि कानून साजी के लिए राय आमा को बनाना पड़ता है, एक गुफ्तगू होती है जहाँ पे आपको पता ही नहीं कि कानून साजी कैसे करनी है। कभी प्रेसिडेंट के जरिए रेफरेंस भेज दें तो उधर से, और कभी फिर बाद में आप ऑर्डिनेंस जारी कर दें और चीफ जस्टिस को कहना पड़े कि ये सारी मफरूजों के ऊपर कानून साजी करने की हुकूमत कोशिश कर रही है। जहाँ पे इस तरह का तमाशा लगाया जाए, और खुद मंडियां देखिए, अगर इतने इमरान खान अच्छे थे तो उन्होंने सेनेट के अंदर 12 लोग क्यों खरीदे थे अपोजिशन के? इमरान खान कहते कि मैं हार जाऊंगा, अदम एतमाद मंजूर है, चेयरमैन सेनेट मेरी तादाद नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगा। किरदार तो ये होता है, जब आपको अच्छा लगे आप खरीद लें। आज भी बुजदार साहब यहाँ पे खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म किए हुए हैं। महमूद खान साहब KPK में, मरकज में इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि लोग खरीद लें। तो उसका रास्ता रुक सकता था ना अगर ये ओपन बैलेट के जरिए इंतखाबात पे ऑपोजिशन मान जाती। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब, आपके वक्त। फिरदौस साहब, अब ये ओपन बैलेट के हवाले से हुकूमत की जानिब से जो इकदाम किए गए हैं उस पर बहुत तनकीद भी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में केस था, ऊपर से आप सदारती ऑर्डिनेंस ले आए, उसको भी आपने मशरूत कर दिया अदालती फैसले से, तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पहली चीज ये है कि अगर इन लोगों को बात ही नहीं समझ में आ रही या ये लोगों को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं तो लोग कंफ्यूज नहीं हो। बात यह है कि हॉर्स ट्रेडिंग जब भी हुई, जिसने भी की उसने गलत की, इस असूल को मान ले। ये इन्होंने पहले माना हुआ है, खुद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा कि हम ओपन बैलेट की तरफ जाएंगे। अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कह रही है इसलिए हम नहीं करना चाहते, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुई। पूरी आईनी तरमीम में तब्दील क्या चीज की जा रही है? एक लफ्ज, सीक्रेट ओपन बैलेट। इसके अंदर कौन सी रॉकेट साइंस की बात हो रही है जिसके ऊपर 6 महीने गुफ्तगू करने की जरूरत है? उसके असरात सब देख चुके हैं, उसके असरात माजी में क्या होते हैं। सर, गुफ्तगू की जरूरत नहीं थी तो फिर उस पे सदारती ऑर्डिनेंस क्यों लेके आए फिर, जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस मौजूद है? देखिए सदारत में मैं आपको उसको सब कुछ समझा। पहला इंटरप्रिटेशन ये आ रहा था कानूनदानों की तरफ से कि जी ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है, ये रूल्स एंड प्रोसीजर की बात है कि किस जगह ये किस तरीके से इलेक्शन होना चाहिए। मैंने कहा कि नहीं,
ये जो है हम इस प्रोसीजर को जो है वो मानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। जब ये हुआ तो हमने कहा चलो ये भी इनकी बात सेटिस्फाई कर देते हैं, हमने एक आईनी तरमीम ले आए। और इस वक्त जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया है वो इसलिए आया है, फरूक नसीम ने भी बताया, हम भी बता रहे हैं कि इन केस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए इन हक ओपन बैलेट के और टाइम बाकी ना रहे कि असेंबली का कॉल करके और सब्जेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कर दिए कि इस इलेक्शन के अंदर ये काम जो है ओपन बैलेट का हो जाए। ये ना कहें उस वक्त कि टाइम नहीं है या ये जो है कोरम पूरा ना हो और उसकी वजह से शोर मचाए। ठीक, तो चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी तनकीद हो रही है कि उसके भी क्या ओपन बैलेट के जरिए नहीं होना चाहिए और उसकी शिक क्यों नहीं शामिल की गई? जी मैं फिर इनको वो जवाब देता हूँ जो जवाब ये देते हैं, ये लोगों ने अपने जमीर के लिहाज से वोट दे दिया। ठीक है, आमिर हसन साहब कोई बात करना चाह रहे हैं? जी देखिए, बात यह है कि अगर आइन साजी जब हुई है और आइन के अंदर ये आर्टिकल रखा गया है और दुनिया भर में ये तरीकाकार है, किसी भी मेंबर को 2 मौके के ऊपर उसे पार्टी पॉलिसी के तहत वोट देना है, एक कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशंस जो होते हैं और एक मनी बिल के ऊपर। इसके अलावा पार्लियामेंट के मेंबर को इजाजत है कि वो अपने जमीर के मुताबिक वोट दे सके। अगर आपको मेंबर्स नहीं चाहिए, आपको रिपोर्ट्स चाहिए और कोई अंगूठा छाप मशीनें चाहिए, तो फिर आप लोगों को निकालें और सारे बैलेट पेपर इमरान खान के हाथ में दे दें कि वो अपनी मर्जी से टिकट लगाकर काम करता रहे। मेरी पहले बात सुने, ये तरीका नहीं है, ये गुफ्तगू का तरीका नहीं है। मेरी बात सुने आप, ये कोई तरीका नहीं है गुफ्तगू का। मेरी बात सुने, बात ये है, आपने जब 12 लोग सर खरीदे थे अदम एतमाद की तहरीक पे, जिनके ऊपर लाजिम था कि वो अपनी पार्टी को वोट करते, आपका जमीर किधर था? फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। एक तरीकाकार है, आईनी तरमीम लाने का एक तरीका है, उसे पार्लियामेंट के अंदर लाएं। आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी करनी है, ये तरीका नहीं कि एक आम आदमी का आप वोट चोरी नीचे से करना शुरू कर दें और उसके ऊपर कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके ना आए। लेकिन ऊपर जब आपको खतरा है कि आप सारे इंपोर्टेड उम्मीदवार ले आए हैं, इमरान खान के दोस्तों को आप सेनेटर बनाना चाहते हैं, जिस पे जो पॉलिटिकल लोग हैं पीटीआई के वो नाराज हैं, वो वोट नहीं करना चाहते, तो अब आप उन्हें अंडर प्रेशर ला के, उन्हें डरा के ओपन बैलेट के जरिए आप चाहते हैं कि आपके मुलाजिम और आपके दोस्त बनी गाला के ऊपर काबिज हैं, आज इक्तदार के ऊपर काबिज हैं, वो सेनेट के ऊपर काबिज हो जाए। तो ये तरीकाकार नहीं चलेगा। आपका पॉइंट आ गया। फिरदौस शमीम नकवी साहब, अब एक और बात भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप बैरिस्टर साहब की सवाल का जवाब भी दें। दूसरा, आपके सामने एक और बात भी रखना चाहूंगा कि जब जो चेयरमैन सेनेट के संजानी साहब की बार जो बात हुई थी, क्या आप समझते हैं कि क्या जो लोग अपना जमीर बेचते हैं, पैसे लेके वोट देते हैं, जो खरीदने वाला है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? जी देखिए, पहली चीज तो ये कि बैरिस्टर साहब ने जो बात कही है बिल्कुल गलत कही है। अमेरिकन सेनेट, कांग्रेस, दोनों में लोग अपनी जमीर के लिहाज से वोट करते हैं और इंडिकेट होता है, उनका तमाम वोटिंग रिकॉर्ड पब्लिक होता है कांग्रेसमैन का, कि इसने इस इशू पे वोट फेवर में दिया, अगेंस्ट में दिया, अक्रॉस पार्टी लाइन दिया या लॉन्ग पार्टी लाइन। अभी भी आप देखिए 10 सेनेटर्स ने बाय नेम रिकॉग्नाइज किया जा सकता है जिन्होंने हल्के डेमोक्रेट्स के साथ वोट दिया फॉर इम्पीचमेंट ऑफ ट्रम्प। ये कैसी, क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं? अच्छा फिरदौस साहब, इसी पे एक मेरा सवाल भी ले लें आप। आपकी अगर ये जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत ओपन बैलेटिंग होती है और आपकी जमात का बंदा वो फ्लोर क्रॉस करता है, उस पे भी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? क्या होंगे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उस बंदे के लिए जो कि फ्लोर क्रॉस करता है? ओपन बैलेटिंग होती है, वो आपके जो भी सेनेटर जो आप चाहते हैं उसको वो नहीं वोट देता है और मुखालिफत में वोट देता है, किसी और को वोट देता है। तब आ गया सवाल, जवाब सुन लीजिए। पार्टी को उसको निकाल नहीं सकती सेनेट से, ही कैन नॉट बी डीसीटेड। पार्टी को अगर उसका एक्शन इतना नापसंद हुआ है, जब उसकी टर्म मुकम्मल होगी उसके बाद वो उसको टिकट नहीं देगी और ये पार्टी का हक है। सर वोट तो एमपीए देगा ना, सेनेटर की बात नहीं होगा। जी जी, मैं बात कर रहा हूं, अगर मौका दें एमएनए जो भी है, अगर वो पार्टी लाइन पे पूछेंगे भाई, जब आपका वो सेनेट के 12 लोग इधर उधर हुए थे
आपकी पार्टी ने एक्शन क्यों नहीं लिया उन लोगों? वो सब नवाज शरीफ और जरदारी के दोस्त थे जब वो फौज के नुमाइंदे थे आपकी पार्टी में। कौन थे वो? आप क्यों डरते रहे एक्शन लेने के? आप हटा देते जिस तरह हमने 20 को हटाया था। ठीक है, मैं यही सवाल बैरिस्टर साहब के सामने रखता हूं। बैरिस्टर साहब, जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने चेयरमैन सेनेट की दफा नहीं वोट किया, आपकी जो बल्कि अक्सरियत थी उसमें नहीं दे पाए, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 20 मेंबर्स को निकाल दिया था। जी देखें, हमारे बहुत सारे मेंबर्स का पता नहीं चला, जिनका पता चला है तिनके के साथ उनका खत्म होने का वक्त होगा, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। और ज्यादा मेंबर्स पीपल्स पार्टी के नहीं थे, ज्यादा मेंबर्स दूसरी जमातों के थे। अब उन जमातों ने वो फैसला करना है। हमारा जो इक्का दुक्का कोई मेंबर था भी, उसके बारे में अगर हमें शक गुजरा है तो उसे बड़े एक खूबसूरती से पार्टी के मामला से अलहदा कर दिया गया है या कर दिया जाएगा, वो आप देख रहे होंगे। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल, देखिए ना फरदौस साहब, मुझे बात तो करने दो। बात यह है कि पार्टियों को पार्टियां रहने दें। यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होती, यहाँ पे कलेक्टिव विजडम होती है जो पॉलिटिकल पार्टीज को चलाती है। अब आप एग्जांपल ले लें, फरदौस शमीम नकवी साहब शुरू से पीटीआई के साथ हैं। इन्हें हटा के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो ले आए जो भी जुमा 8 दिन आए हैं, पता नहीं क्यों आए हैं और कैसे आए हैं, किस रास्ते से आए हैं। वो पहले बहुत सी जमातों में रहे हैं, सबको पता है। इसी तरह पंजाब के अंदर जो वो वजीर आला लेके आए हैं, वो 1 महीना पहले इलेक्शन से पीटीआई के अंदर शामिल हुए। उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी बात सुन लेना, जब आप पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ऐसे फैसले करना चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी के लोगों को लाते हैं, तो फिर पार्टी के अंदर आवाज उठती है। आवाज उठने का ये इनका मौका है, इसीलिए इन्हें इस वक्त ये जो बड़ी ज्यादा इन्हें मसला है कि फौरी तौर पे ओपन बैलेट कर दिया जाए। भाई अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, वहां पे समाअत हो रही है, तो वहां रहने दें। अगर आपको ये काम पार्लियामेंट जो कि असल फोरम था करना था, तो आपको गुफ्तो शनीद करनी थी। कानून साजी का एक तरीकाकार है। वोट अगर आपके अहम है तो वोट अपोजिशन के भी अहम है। उसके लिए हम इन्हें 3 साल से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए कहते हैं कि सिर्फ सेनेट का सर पे पड़ा और आप आ गए। दूसरे इलेक्शंस नहीं होते हैं, उनकी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं हमने करनी है, जिसके लिए इमरान खान हुकूमत गिराने के लिए धरना दे के बैठ गए थे 122 दिन तक। अब उन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में वो बात ही नहीं करते हैं, भूल चुके हैं। तो मैं कहता हूं कि ये जो तरीकाकार है ना कि जो शहंशाह मुअज्जम का दिल करेगा उसी तरह काम होगा, और उनकी जमात के अंदर सारे शेरुओं की तरह बिहेव करेंगे, जैसे वो कहें वैसे वो करेंगे। तो ये पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है सर, जमील फारूकी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी कोई सवाल करना चाह रहे हैं। जी जमील। आमिर हसन साहब, बड़ी ज़बरदस्त बातें कही हैं आपने। आपने कहा कि इमरान खान की इत्तेहादी जमातें ज़मीर ना बेचें और उनका साथ छोड़ दें। ज़रा पीडीएम के अंदर भी चेक कर लें कि कौन कौन सी जमात ने अपना अपना ज़मीर बेचा है। और अभी आपने एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि बुजदार साहब तो खरीदो फरोख्त कर रहे होंगे, कोई शक नहीं है। पाकिस्तान का इलेक्टोरल सिस्टम ही ऐसा है। जरा राजा परवेज अशरफ साहब की पार्लियामान में की हुई तकरीर को चेक कर लें। उन्होंने कहा था कि हमने तो पैसा ही एडवांस दे चुके हैं, तो फिर उधर जमीर नहीं बिक रहा सर। ये तो अफसोस की बात है ना। मतलब अगर आपके लिए कोई चीज बुरी है तो दूसरे के लिए भी बुरी है, आपके लिए अच्छी है तो दूसरे के लिए भी अच्छी है। मेरी बात तो सुनो, राजा परवेज तकरीर की है, उन्होंने किरदार के ऊपर की है और मौकफ के ऊपर की है कि वफादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमान है, और पीपल्स पार्टी यही कहती है। फिरदौस साहब आपका मौकिफ लेंगे, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं चाह रहा हूं कि आमिर साहब का जवाब आ जाए। जी आमिर साहब। जी, तो मैं समझता हूं कि अब पीपल्स पार्टी ना तो जमीर फरोशी कर रही है ना उसे जरूरत है। इस वक्त मसला ये है जो मैंने आपको बता दिया कि पीटीआई के अंदर बेचैनी है, उनके मेंबर्स के अंदर। और बेचैनी इसलिए है कि इमरान खान साहब ने मुंतखब लोगों के जरिए हुकूमत नहीं चला रहे, वो मामलीन खसूसी लेके आए हैं। कोई उनके बाल लगाने वाला डॉक्टर है, कोई डॉक्टर उनके शौकत खानम का है, कोई उनका फैमिली डॉक्टर है, कोई उनका फलां कोच है, कोई मतलब जितने भी उनके इर्द गिर्द के उनके जाती दोस्त हैं या जाती लोग हैं, उन्हें हुकूमती ओहदों के ऊपर बिठा दिया गया है। जिसमें पीटीआई के वो लोग जो किसी इमरान खान के साथ किसी सोच और किसी तब्दीली के लिए साथ थे, उनके अंदर बेचैनी है। अब वो बेचैनी का खात्मा इस तरह नहीं हो सकता कि आप उन्हें डंडे के जरिए या ओपन बैलेट के जरिए लेके आए। ठीक, आपको पॉइंट आ गया। फिरदौस साहब कुछ आप पूछना चाह रहे हैं, कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं?
भाईजान ये जो है ना लॉजिक, ये बड़ी अजीब है। इनको पीटीआई के लोगों की परेशानी शुरू हो गई है। नहीं, हमें नहीं, के लोगों को खुद अपनी परेशानी नहीं हो रही। फिर बात यहाँ बैठे हुए पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा है, इनको तकलीफ नहीं हो रही है। फिरदौस नकवी को क्यों हटा दिया गया? भाई पहली तकलीफ तो फिरदौस नकवी को होनी चाहिए थी। वो तो कहता है मैं आखिरी दम तक तरीके इंसाफ का हिस्सा रहूंगा, मैं इमरान खान के साथ काम करूंगा, मैं किसी और पार्टी की तरफ देखूंगा नहीं। तो भाईजान आपको किस बात की तकलीफ हो रही है? लेकिन सर आपको भी तो इख्तिलाफ करने की सजा दी गई ना, वो एक बयान जो था उसके बदले फिर आपको। नहीं, वो सजा वजह नहीं है, कोई सजा नहीं है। तो सर क्यों ऑपोजिशन लीडर से आपको हटाया गया? ये लॉजिक है ना कि पीएमएलएन और पीपीपी वाले जरा कंपैरिजन इन्हें किया ना अपना और अलीम आदम शेख का करें ना यहाँ पे। अरे भाई आप अपना साथ में एक बात और ले लीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं, कल ये लोग सब वावेला कर रहे होंगे, रो रहे होंगे, और जो ये चेयरमैन वाली बात कर रहे हैं ना, यही कर रहे होंगे। आप देखिएगा इनकी पार्टी के ज्यादा लोग जो हैं वो हमें हमारे नंबर से बनाएंगे या इंडिपेंडेंट बनेंगे, चाहे वो पीटीआई का हो या नहीं हो, इंडिपेंडेंट बन जाएगा। लेकिन पिछली दफा भी हुआ था, चौधरी सरवर साहब के पास 14 वोट कम थे, वो किसी हाल में सेनेटर नहीं बन सकते थे। हम तो ऑपोजिशन में बैठे हुए थे, तो लोग इधर आ गए। तो आज बैठे में इनके कितने लोग इधर आएंगे? तो हमारा अच्छा फिरदौस साहब, वो एक सवाल रह गया मेरा, वो बता दीजिएगा, आमिर साहब को बता दीजिएगा कि क्यों आपको हटाया गया ऑपोजिशन लीडर से, वजह क्या बनी? कहा था ना कि इमरान खान को कोई शर्म होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट आप लोगों ने टीवी पे चलाई तो थी, इसी पे इन्हें हटाया गया था। हालांकि सच कहा था, अवामी मिसाइल के ऊपर उन्होंने कहा था। आमिर साहब साथ रहिएगा, मैं चाह रहा हूँ कि फिरदौस शमीम नकवी से इस बात का जवाब ले लिया जाए ना। फिरदौस साहब बताइएगा, जो सवाल आप पे उठता है वो ये है कि आपको ऑपोजिशन लीडर से इसलिए हटाया गया क्योंकि आपने वो बयान दे दिया था, तो इसमें क्या सच्चाई नहीं है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है, बिल्कुल गलत बयानी है। अच्छा, डिनाई करता हूं। तो सर फिर क्यों हटाया गया? आपको क्या वजह नजर आती है कि आपको ऑपोजिशन लीडर से हटाया गया? जब वजह बतानी होगी मैं बता दूंगा, आज मैं वजह नहीं बताना चाहता। मैंने जब रेजिग्नेशन दिया था, मैंने उस अनाउंसमेंट कहा था कि 3 माह बाद बताऊंगा। अच्छा, आप क्लिक ठीक है, 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, फिरदौस साहब हमारे साथ रहेगा। बैरिस्टर साहब, अब क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अच्छा कुछ कह रहे हैं फिरदौस साहब, कुछ कह रहे हैं आप? जी मैं यही कह रहा हूँ कि इन लोगों को आपने मेरा स्टेटमेंट नहीं गौर किया। ये रो रहे होंगे सेनेट के इलेक्शन के बाद, इससे कि इनके लोग बिकेंगे, और फिर ये कह रहे होंगे और इनका रास्ता रुक गया। सर बिकने का मतलब, सर बिकने का मतलब है कोई खरीदेगा, ठीक है सर। आप क्या ये नहीं चाहते कि खरीदने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई हो, चाहे वो किसी जमात से ताल्लुक रखता हो? भाई देख रहे हैं, खरीदने वाला खरीद के बताता तो नहीं है ना बाजार में। सर सबको पता होता है सर, खरीदने वाले को ट्रेस कर सकते सर, वो सबको पता होता है। क्या जिस तरह जो पता होता है, खुफिया बैलेटिंग में नाम सामने, अब किसी ने जाके किसी को देखा तो नहीं था ना कि किसने किसको वोट दिए हैं, नाम सामने आ गए थे। तो इसी तरह जिसने खरीदा है उसके भी पता चल जाता है। भाई ये तो आप बता सकते हैं, जो आदमी जीता उसने खरीदा होगा, वो कहता है मैंने नहीं खरीदा, उसकी जगह किसी ने खरीदा होगा। नहीं, ये तो आपका मफूदा है ना। जी जी, साबित कैसे करोगे? साबित कैसे करोगे? सर वो आपकी पार्टी में यही तो कह रहा हूं ना कि वो फिर जो भी, चाहे वो नून लीग है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो खुद से अपना एहतसाब करे और इस चीज का रास्ता रोके। जी देखिए, मैंने तो सॉफ्टवेयर लिख के सिस्टम बना लिया जिससे मुझे ये पता चल जाएगा किसने पार्टी के लिहाज से वोट नहीं दिया, और उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। बट डैमेज वुड हैव बीन डन, दैट्स आफ्टर द डैमेज एक्शन। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका, आइडेंटिफाई कर लेंगे। हमारे यहाँ तो हमने बना लिया। बैरिस्टर साहब, अब क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला कर लिया है कि हाउस को चलने नहीं देना है? ऐसी कुछ बात है? हाउस कौन सा चल रहा है जो हमने चलने नहीं देना? हाउस को चलाना होता है, हाउस तो चलाना होता है, ये चाहते हैं। और जहाँ पे अब देखेंगे बात ही नहीं करने देते। फिरदौस साहब साथ रहिएगा, मैं चाह रहा हूँ कि बैरिस्टर साहब का मैं जवाब ले लूं, फिर आपकी जानिब आऊंगा। रूल्स है, ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहे हैं असेंबली में। जी जी, बैरिस्टर साहब कंप्लीट कीजिएगा। बात ये है कि हाउस तो गवर्नमेंट ने चलाना है और वो चला नहीं रही। जिधर वजीर आजम आता नहीं, जिसने हर बुध को आना था, जहाँ पे हुकूमती अरकान वॉकआउट करते हैं,
हुकूमती अरकान शोर शराबा करते हैं, डेस्क बजाते हैं, मछली मंडी ऐवान को बनाते हैं, गालम गलोच करते हैं। आपने तमाम कमेटीज के फंक्शन को बंद कर दिया है। आपने किसी किस्म की गुफ्तो शनीद के दरवाजे पार्लियामान के अंदर बंद कर दी हैं। कलेक्टिव विजडम को आप पार्लियामेंट को चलाना नहीं चाह रहे, तो पार्लियामेंट तो नहीं चल रही 3 साल से। यहाँ पे कश्मीर का इशू हो तो वजीर आजम नहीं आता, गिलगित बल्तिस्तान का इशू हो तो आर्मी चीफ को आगे आना पड़ता है, वजीर आजम पता नहीं कहाँ पे गुम है। तो मुझे बताएं, पार्लियामान को हम तो सबसे ज्यादा आते हैं, कोशिश भी करता था कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उस वक्त PMLN ने शोर मचाया और इन्होंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया, हुकूमत ने भी, और इन्होंने ऐवान को मछली मंडी बनाया। पीपल्स पार्टी ने बावकार अंदाज के अंदर गुफ्तगू की। अब देखिए, बात यह है कि आपके साथ गुफ्तगू नहीं हो सकती, आपका रवैया जमहूरी नहीं है, आप एक नाजायज हुकूमत हैं। हमने कोशिश की कि अगर आपका एटीट्यूड डेमोक्रेटिक होगा तो हम बैठेंगे। अब आपके साथ बैठा नहीं जा सकता, इसलिए कोई कानून साजी आपके साथ मिलकर नहीं हो सकती। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जमील फारूकी। ऐसा अब हुकूमत क्या करे कि जो ऐवान है उसको चलाने के लिए ऑपोजिशन उनके साथ एटलीस्ट जो कुछ ऐवान में होता है वो ना हो। हम लोग उस हवाले से शेख रशीद साहब की सरबराही में एक कमेटी बना दी गई है और उस कमेटी ने मुशावरत करनी है, लेकिन अगेन वो दूध में मेंगड़ियां डाल कर देने वाली बात है कि एक तरफ आप हार्डलाइन लेते हैं, हार्डलाइन ये है कि हमने NRO नहीं देना और बीच बीच में रिलीफ भी मिल रहा है, NROs भी हो रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप आज से 6 महीने पहले के बयान देख लें PTI के तर्जुमानों के, रोजाना एक नई बात आती थी कि नैब कल फलां को गिरफ्तार करने वाला है, नैब कल फलां को गिरफ्तार करने वाला है। ऐसे नहीं खबरें लीक हो जाया करती थी। नैब बराह रास्त ना सही तो बिलवास्ता जरूर इस हुकूमत के तसल्लुत के अंदर है। तो अब ये कहना कि नैब तो आजाद इदारा है और जरदारी साहब की जो जमानत हुई है उसके ऊपर नैब का अपना एक किरदार है, हम तो इस पर बात ही नहीं कर सकते। इसके अलावा अभी फिरदौस शमीम नकवी साहब फरमा गए हैं कि जाहिर है कि इनके साथ जो मामला पेश आया है वो ज्यादा बेहतर समझते हैं और जब बेहतर वक्त होगा उस वक्त मुनासिब वक्त पे वो बताएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अभी बताना नहीं पसंद करता। इसी तरह एहसन इकबाल साहब मेरे शो पर कह गए, उन्होंने कहा कि जी हम तो 26 मार्च को स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्ग मार्च, लेकिन अगले लाहे अमल का ऐलान बाद में करेंगे। तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यानी आज से 2 महीने पहले तक आप हार्डलाइनर थे, आप डेडलाइन देने वालों में से थे, आप तोड़ने ताड़ने वालों से थे, आप मरने मराने पे तुले हुए थे। आज आप लोग अगला कदम फूंक फूंक कर बगैर बताए ये कह के आहा नहीं अभी नहीं बताना, अभी नहीं बताना। वो आहा से मुझे बहुत कुछ याद आ गया मरियम नवाज शरीफ साहिबा का। तो ये पब्लिक को बिल्कुल स्टूपिड समझ रखा है इन लोगों ने, सबके सब। मैं किसी को एक्सेप्शनल करार नहीं दे रहा, चाहे पॉइंट आ गया आपका। अच्छा बैरिस्टर आमिर साहब, अब आपके सामने वो हमारे वो नैब की कवानीन में तब्दीली के हवाले से मिसाल मौजूद है। नैब की कवानीन में तब्दीली नहीं की गई, ना नून लीग की जानिब से ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। दोनों ने अपने वक्तों में कोशिश की और दूसरी पार्टी ने साथ नहीं दिया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस वक्त जो सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने के हवाले से हुकूमत कह रही है कि ओपन बैलेट के जरिए इंतखाबात होने चाहिए, ऑपोजिशन कह रही है कि नहीं होने चाहिए। तदबीर कहीं उल्टी ना पड़ जाए, ऑपोजिशन जो है वो जो चाह रही है कि ओपन बैलेट के जरिए ना हो और उसके बाद जितनी सीट्स एक्सपेक्ट कर रही है वो भी ना मिले। देखिए, इस वक्त मैंने आपको कहा कि एक असूली मौक़िफ़ है। इस हुकूमत ने ना तो ऐसा कोई माहौल बनाया है कि इसके साथ गुफ्तगू की जाए। इस तरह नहीं पार्लियामेंट चलती है कि आप 4 गालियां बकें और उसके बाद फिर कहें आ जाइए फिर बैठ जाएं। इस तरह मामला नहीं चलते। हुकूमत को हुकूमती एटीट्यूड बनाना पड़ता है, उसके लहजे हुकूमती होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, उसका काम गालम गलोच नहीं होता। और अपोजिशन तो एग्रेसिव होती है, हमने हमेशा एग्रेसिव अपोजिशन का सामना किया। जो आपने नैब के कवानीन की बात की, दोनों पार्टियों ने, सिर्फ हमने कहा था कि नैब के इदारे को ख़त्म होना चाहिए और एक ऐसा इदारा मुआवजे वजूद में आना चाहिए जो सबका एहतसाब करे और बिल्कुल रुथलेस अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन सबकी हो, सब इदारों की हो, एक ही कानून के तहत हो। यही पाकिस्तान का मुकद्दर है। लेकिन उस वक्त PMLN ने नहीं माना, आज वो भुगत रहे हैं। इसी तरह ये भी भुगत लेंगे। हम लोग तो भुगत चुके, हमारा क्या लेना है आपने हमसे? हमारी तो क़यादतों को कभी फांसी। तो आगे भी सर आप चाहते हैं वेंडिक्टिव सियासत ही हो नैब की जानिब से, जिस तरह से इस वक्त बकौल आपके नैब को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके बाद जब भी जो भी पार्टी नेक्स्ट टर्म में आएगी और वो नैब को इसी तरह इस्तेमाल करेगी? नहीं, इसी के ऊपर एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर इदारों की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। और PDM का यही चार्टर ऑफ पाकिस्तान के तहत मुतालबा है कि गुफ्तो शनीद की जाए,
हर इदारा अपनी डोमेन के अंदर काम करें, इदारे जो बनाए जाएं आइन के तहत हों, मुतबादिल इदारे खड़े ना किए जाएं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहे कि नैब जो है वो पिगमीज को नर्चर करता है, जो हकीकी सियासी क़यादत है उसे पीछे ले जाके बोनों को परवान चढ़ाया जाता है, मसनूई सियासी क़यादतें उभारी जाती हैं, आर्म ट्विस्टिंग होती है, विच हंटिंग होती है। ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हैं। तो अगर आपने ऐसे इदारे ख़त्म करने हैं जो आइन से मुतसादम है, जिन्हें ब्लैक लॉ कहते ही है, आपका कानून कहता है कि ये काला कानून है, आपका आइन कहता है, तो अगर ये आपने काम करना है तो वो इमरान खान के जरिए नहीं होगा। वो हुकूमत जो खुद काले करतूतों से बैठी हो और बैकडोर से आई हो, सिलेक्शन के जरिए आई हो, एक नाजायज हुकूमत हो, नालायक हुकूमत हो, नाहल हुकूमत हो, उसके साथ किस तरह गुफ्तगू की जा सकती है? इसके लिए एक तरीकाकार इख्तियार करने के लिए पीडीएम कह रही है और ये जरूरी है। इस नेशनल डायलॉग की बात आप चाह रहे हैं, एनी हाउ चलाया जाए। जमील, क्या कहेंगे आप, इस वक्त क्या वजह है कि हुकूमत जो ओपन बैलेट के जरिए सेनेट के इंतखाबात हैं, जो कि इससे पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एग्री भी कर चुकी है, 2015 में कोशिश भी की गई थी ओपन बैलेट के हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से, जो कि बाद में नहीं हो पाई, तो अब क्या वजह है कि ये लोग इसके खिलाफ है? देखें, इसकी वजह तो खुद राजा परवेज अशरफ साहब की तकरीर आप देख लें, उसमें वो क्या कहते हैं, क्योंकि ओपन बैलेटिंग के जरिए जो खरीदो फरोख्त का सिलसिला है वो रुकेगा। देखिए, हमने कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है ना, अच्छी चीज का आगाज कहीं से भी हो जाना चाहिए। अगर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखे हुए उन अल्फाज से कि हॉर्स ट्रेडिंग हमने रोकनी है, उससे नहीं हो सका, तो 2021 में अगर हो जाता है तो इसमें क्या बुराई है? तो फिर ये कहना कि जी ओपन बैलेटिंग अगर हो रही है तो इसमें खान साहब के अपने हवारियों को और दोस्तों को फायदा होने जा रहा है, तो आप ऐसा कर लें, जो शिकें आपको लगता है कि इससे खान साहब के हवारियों को फायदा होता है उस पर एतराज करें, बाकी जो अच्छी शिक है उसके उनका साथ दे दें। ऐसा नहीं है। असल में ओपन बैलेटिंग के जरिए जो चीजें अपेरेंटली हॉर्स ट्रेडिंग के जुमरे में आती हैं वो अगर खत्म होने जा रही हैं तो इससे सारी पार्टियों का नुकसान है। ये खरीदो फरोख्त करके ही एक नई मंडी बनाकर अपने इलेक्टेबल्स को, या जिन लोगों को ये करोड़ों रुपए में सीटें बेचते हैं या करोड़ों रुपए एमपीएस को देते हैं ताकि उनका कोई एक सेनेटर मुंतखब हो जाए, तो वो सारा सिलसिला रुक जाएगा। वो सारा सिलसिला रोकने के लिए अगर इनिशिएटिव कोई लेना चाह रहा है तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। गवर्नमेंट का भी इसमें थोड़ा सा कसूर बनता है। अब सदारती ऑर्डिनेंस की जरूरत क्या थी जब आप सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मौजूद हैं, जब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपने तासुरात भी दे देगा, रिमार्क्स भी हो सकता है फैसला, तो वो उसके तहत जो भी हो जाए आप कर लें। इस साल नहीं होता, यानी इस दफा सेनेट इंतखाबात से नहीं होता तो अगली दफा कर लें। हुकूमत के लिए तलवार ये लटकी हुई है कि अगर इस सेनेट इंतखाबात के जरिए इनकी अक्सरियत नहीं बनती तो ये लेजिस्लेट करने की पोजीशन में नहीं होंगे, और अगर लेजिस्लेट करने की पोजीशन में नहीं होंगे तो इनके मंशूर के अंदर करप्शन के खिलाफ इतने बुलंदोबांग दावे हुए हैं वो पूरे नहीं होते हैं। हुकूमत के ऊपर यह तलवार लटकी हुई है, अपोजिशन के ऊपर यह तलवार लटकी हुई है कि अगर ये सेनेट में अक्सरियत में आ जाते हैं तो इन्होंने ऐसी तरमीम करनी है कि इनके जो बाहर बैठे हुए हैं लोग मुल्क से, उनको भी पकड़ के ला सकते हैं, लूटी हुई दौलत भी आ सकती है, केसेस में जहां पर रखना आ रहा है वो केस भी सही तरह इनके ऊपर डल सकते हैं। तो दोनों तरफ से ये टग ऑफ वॉर है। इस टग ऑफ वॉर में पब्लिक का कोई रिलीफ नहीं है। आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? दूसरा, आपसे जो नेशनल डायलॉग की आपने बात की थी, नेशनल डायलॉग कैसे मुमकिन होगा? आप हुकूमत से बात नहीं करना चाह रहे, हुकूमत भी एट टाइम्स चाहती नहीं है आपसे बात करना, तो ये कैसे मुमकिन होगा? नेशनल डायलॉग का तरीकाकार सेनेट की कमेटी ऑफ द होल है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका तजर्बा कर चुकी है, और उसमें तमाम इदारे बैठ सकते हैं। वहाँ पे चीफ जस्टिस भी आ सकते हैं, आर्मी चीफ भी आ सकते हैं, सारे लोग आए हैं और आ सकते हैं। तो कमेटी ऑफ द होल पार्लियामेंट की मौजूद है नेशनल डायलॉग के लिए, जिससे काम आगे बढ़ सकता है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब भी आप कानून साजी की बात करते हैं, आइन साजी की बात करते हैं, तो आइन के कुछ होते हैं अल्फाज और कुछ होती है स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप रोंद के कोई कानून साजी नहीं कर सकते। स्पिरिट ये है कि दो मामलों के ऊपर आप वोट इसके खिलाफ नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन और मनी बिल, इसके ऊपर आप ओपन बैलेट के लिए करें। लेकिन ये माहौल नहीं है अब इस वक्त, इमरान खान के साथ बैठा नहीं जा सकता, लेकिन इस पे हो सकती है। बाकी मौकों के ऊपर आइन बनाने वालों ने ये रुकन को इजाजत दी है, और ये बारहा कहना मंडी लगी है, जमीर खरीदे जा रहे हैं। भाई, अपोजिशन के पास इतना पैसा नहीं है जितने वसाइल हुकूमत के पास है। इनके पास केपीके की भी हुकूमत है, ये लोग खरीद लें अगर खरीदे जा रहे हैं तो। और अगर यहाँ पे ये खरीदने की बात नहीं है, ये असल में बेचैनी की बात है। इमरान खान के तर्ज हुकूमत ने
उसके सियासी जितने लोग हैं उन्हें बेजार और मायूस कर दिया है। अब वो इमरान की तरफ नहीं है। इमरान ने अपने हवारियों के जरिए, अपने मावनीन खसूसी के जरिए, जो कि इलेक्टेड लोग नहीं है, उनके जरिए हुकूमत चलाई है। अब सारे उन मावनीन, ठीक बैरिस्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर आमिर साहब आपने वक्त दिया, जमील फारूकी साहब आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, और फिरदौस नसीम नकवी साहब आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फिल वक्त बोल न्यूज़ की ट्रांसमिशन से इतना ही। मुझे मोहम्मद कामरान और वरीशा जुल्फ़िकार को दीजिएगा इजाजत। आने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।